अध्याय 51 क्यूई संघनन का 10वां स्तर। फीनिक्स ट्राई लैंटर्न फेस्टिवल के बाद से ही लॉन चेन और हुआन चान के बीच हुए चरम युद्ध की चर्चा हर तरफ फैल चुकी थी। लॉन चेन की प्रसिद्धि न केवल राजधानी में बल्कि पूरे साम्राज्य में फैल गई थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो उसका नाम न जानता हो। ये बात खासकर युवा पीढ़ी के लिए सच थी। लॉन चेन उनके आदर्श थे। जब भी उनका नाम आता, वे श्रद्धा और ईर्ष्या दोनों का भाव प्रदर्शित करते थे। बेशक किसी भी दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं होती, और यह भी जरूरी नहीं कि सभी प्रतिभाशाली लोग युद्ध कला के मार्ग पर ही चलें। आप अन्य क्षेत्रों में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते थे। लॉन चेन की लड़ाई को अब 10 दिन से कुछ अधिक समय बीत चुका था। हालांकि इन कुछ ही दिनों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने लॉन चेन का इस्तेमाल करके लाखों सोने के सिक्कों का भारी मुनाफा कमा लिया था। वह व्यक्ति मूल रूप से एक कुशल चित्रकार था। यद्यपि राजधानी में रहते हुए ऐसे व्यक्ति को गरीबी की स्थिति में नहीं रखा जा सकता था, फिर भी ऐसे पेशे को उच्च कोटि का पेशा नहीं माना जा सकता था। उसकी आमदनी काफी कम थी। लेकिन लॉन चेन की लड़ाई देखने के बाद वह व्यक्ति तुरंत घर लौट आया और बिना रुके 3 दिन और 3 रातें 10 से अधिक परिष्कृत चित्र बनाने में बिताई। उन चित्रों में दिख रहा व्यक्ति बिल्कुल लॉन चेन ही था। मूल रूप से लॉन चेन काफी आकर्षक और आत्मविश्वासी स्वभाव का था। उस महान चित्रकार द्वारा पृष्ठभूमि और प्रकाश व्यवस्था में किए गए अतिशयोक्तिपूर्ण प्रयोगों के कारण वह लगभग किसी देवता जैसा दिखने लगा था। उसने गोलियों से हुई लड़ाई और उसके बाद हुई झड़प के दृश्यों को विशेष रूप से बड़ा चढ़ाकर पेश किया था ताकि वे बेहद जीवंत और रोमांचक लगे। उन चित्रों को बनाने के बाद वह सीधे सबसे बड़े प्रिंटिंग प्रेस में गए। इसके बाद लॉन चेन का एक बेहद प्रभावशाली चित्र राजधानी में उपलब्ध हो गया और युवा लड़के लड़कियां उसे पाने के लिए दीवाने हो गए। हजारों चित्र तुरंत बिक गए। कुछ लोग जो एक भी चित्र नहीं खरीद पाए थे, वे छपाई कार्यशाला के आसपास मंडराने लगे थे। सैकड़ों कर्मचारियों का पूरा दल लगातार काम करता रहा, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिंटर वर्कशॉप को वास्तव में और अधिक लोगों को काम पर रखना पड़ा और एक सप्ताह बीतने के बाद ही वे अधिकांश मांग को पूरा करने में कामयाब हो पाए। लेकिन अगर बात यही खत्म हो जाती तो वह महान चित्रकार सिर्फ एक औसत दर्जे का व्यवसायी ही कहलाता। उसके पास एक शानदार योजना थी और पहली पेंटिंग बिक जाने के बाद उसने एक और पेंटिंग बना ली। यह नया चित्र पहले वाले से भी कहीं अधिक परिष्कृत था। इसमें जो दर्शाया गया था वह और भी प्रभावशाली था और इसे अत्यंत महंगे पशु चमड़े के कागज पर छापा गया था। इसका अर्थ यह था कि यह सैकड़ों वर्षों तक बिना फीका पड़े सुरक्षित रह सकता था। इसका व्यापक रूप से सीमित संस्करण संग्रहणीय वस्तु के रूप में प्रचार किया गया था। बेशक सीमित संस्करण वाली यह संग्रहणीय कलाकृति काफी ऊंची कीमत पर बिकी, लेकिन अनगिनत युवाओं ने इसे खरीदा और इसकी बिक्री आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी रही। लेकिन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि इस सीमित संख्या में उपलब्ध संग्रहणीय पेंटिंग की पर्याप्त बिक्री के बाद द फीनिक्स ट्राई डिवाइन बैटल नामक एक ग्राफिक उपन्यास चुपचाप बाजार में आ गया। वह कॉमिक उस दिन के दृश्यों का एक रिकॉर्ड थी जिसमें तीसरी राजकुमारी का कबूलनामा, शियाबाईची की गोली की लड़ाई, हुआन चान द्वारा लॉन चेन को क्रोधित करना और लॉन चेन और हुआन चान के बीच खूनी लड़ाई शामिल थी। उस पूरी कहानी को चित्रों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया था। चित्रों से लेकर ग्राफिक उपन्यास तक उस चित्रकार और कार्यशाला ने मूल रूप से राजधानी के सभी युवाओं की जेबें खाली कर दी। महज कुछ हफ्तों में उन्होंने लाखों सोने के सिक्कों का मुनाफा कमा लिया। वह गरीब चित्रकार रातों रात राजधानी में एक मशहूर हस्ती बन गया। लॉन चेन के अलावा वह शायद अब राजधानी का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। राजधानी में घटी अनगिनत अन्य घटनाओं के साथ साथ इस मामले से भी लॉन चेन अनभिज्ञ था। कुछ सप्ताहों के भीतर ही लॉन चेन ने कुछ दिन पहले ही क्यूई संघनन के 9वें स्वर्ग स्तर को पार कर लिया था। ये बात तो स्पष्ट थी कि ये तीव्र गति निश्चित रूप से हुआन चान के साथ हुए उस जीवन मरण के संघर्ष से संबंधित थी। जीवन और मृत्यु की परीक्षाओं का अनुभव करके और उनसे उत्पन्न दबावों का सामना करके ही आप अपने दाव हृदय को अधिक स्थिर और दृढ़ बना सकते हैं, और तभी आपकी साधना की गति बिना आपकी साधना के आधार को अस्थिर किए बढ़ सकती है। फिलहाल लॉन चेन अपने 9 चक्रवातों को पूरी शक्ति से इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने फेनफू स्टार में समाहित कर सके। जैसे ही उसका फेनफू स्टार ऊर्जा से भर जाएगा, वह रक्त ऊर्जा को बाहर निकाल सकेगा और रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। रक्त संघनन नामक इस क्षेत्र का नाम रक्त और ऊर्जा को संघनित करने के उद्देश्य से रखा गया था। रक्त शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग था। रक्त संघनन क्षेत्र तक पहुंचने पर ही कोई व्यक्ति सच्चा मार्शल आर्टिस्ट कहलाता था। आपने वास्तविक ऊर्जा का संचार करके रक्त को शुद्ध किया। लोगों द्वारा अक्सर खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन से शरीर में अशुद्धियां उत्पन्न होती थी, इसलिए उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए रक्त को शुद्ध और सघन करना आवश्यक था, जिससे आपकी शक्ति में वृद्धि हुई। लेकिन रक्त संघनन के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले आपको ची संघनन के 9वें स्वर्ग स्तर के शिखर तक पहुंचना होता था। शरीर में आध्यात्मिक ची को एक निश्चित स्तर तक संपीड़ित करके ही आपकी ची रक्त को रूपांतरित कर सकती थी। इसी से रक्त ची के नाम से जानी जाने वाली अवधारणा का जन्म हुआ। जब रक्त और ची ऊर्जा आपस में मिल गए तो उससे निकलने वाली ऊर्जा अकल्पनीय थी। साथ ही ये साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत स्तर था। धमाका। फिलहाल लॉन चेन का फेनफू तारा प्रचंड होने लगा था, जो इस बात का संकेत था कि वह रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। लॉन चेन खुशी से झूम उठा, लेकिन उसने तुरंत अपनी भावनाओं को स्थिर किया और धीरे धीरे अपने चक्रवातों को घुमाते हुए लगातार ऊर्जा अवशोषित करने लगा। यह एक बेहद नाजुक क्षण था। कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। जरा सी भी चूक से ऐसा दुष्परिणाम हो सकता था जिससे उसे नुकसान पहुंचे, और यह बहुत संभव था कि उसके द्वारा बनाए गए 9 चक्रवातों में से कुछ टूट जाएं, जिससे उसका साम्राज्य नष्ट हो जाए। बूम बूम बूम। उसका फेनफू तारा बार बार गरज रहा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार संकुचित हो रही थी। इस नाजुक क्षण में पहुंचकर लॉन चेन जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। उसका सारा ध्यान पूरी तरह केंद्रित था। लेकिन लॉन चेन ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि ये धमाके जैसी आवाजें पूरे 6 घंटे तक जारी रहीं, फिर भी उसके शरीर में कुछ भी नहीं बदला। क्या चल रहा है, वह इससे पूरी तरह चकित रह गया। ये स्थिति साहित्य में दर्ज विवरण से बिल्कुल भिन्न थी। यह इतना कठिन नहीं होना चाहिए था। युद्ध कौशल मंडप में उसने साधना से संबंधित कई अभिलेखों का अध्ययन किया था। जब अधिकांश लोग रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करते थे तो आमतौर पर एक जोड़ी बंधन उन्हें रोक देती थी। लेकिन जब तक उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी, वे उन बंधनों को तोड़कर रक्त संघनन स्तर तक पहुंच सकते थे।
कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके शरीर पर 2 या 3 बेड़ियां थी जिन्हें उन्हें रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले तोड़ना पड़ता था। ऐसा कहा जाता था कि आगे बढ़ने के लिए जितनी अधिक बेड़ियां तोड़नी पड़ती थी, उस व्यक्ति की क्षमता उतनी ही अधिक होती थी। शुरुआत में ही लॉन चेन ने 9 बेड़ियां तोड़ दी और खुशी से पागल हो गया, ये सोचकर कि वह वाकई अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। लेकिन जैसे जैसे वह और बेड़ियां तोड़ता गया, लॉन चेन की खुशी सदमे में बदल गई। इन 6 घंटों के बाद उसने कितनी बेड़ियां तोड़ी, यह उसे खुद भी नहीं पता था। उसने ठीक-ठीक गिनती तो नहीं की, लेकिन ये संख्या निश्चित रूप से सैकड़ों में थी। ये बात तो बिल्कुल ही सामान्य ज्ञान के विपरीत थी। उसने जिन रिकॉर्डिंग को पढ़ा था, उनमें अधिकतम संख्या केवल 3 ही बताई गई थी। 6 घंटे बीत चुके थे। ये कहना झूठ होगा कि अब उसे डर नहीं लग रहा था। हथकड़ियां लगातार आती जा रही थीं। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। लॉन चेन ने दांत पीसे। जब बात इस हद तक पहुंच चुकी थी, तो बीच में ही हार मान लेना उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाएगा। इसके अलावा अगली बार जब वह सफलता पाने की कोशिश करेगा, तो ये कम से कम दुगनी मुश्किल होगी। वह खुद को मजबूर करके आगे बढ़ता रहा। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद लॉन चेन लगभग पागल हो चुका था। कौन जानता था कि उसने कितनी बेड़ियां तोड़ दी थी। अब वह सुन्न पड़ चुका था। अपनी लगन के बावजूद उसे हार मानने का मन कर रहा था। उसे फेंगफू स्टार के बारे में कुछ संदेह भी होने लगे थे। क्या यह संभव था कि फेंगफू स्टार को डेंटियन के सच्चे विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता था? धमाका! जब लॉन चेन का दिमाग पूरी तरह से उथल-पुथल में था, तभी अचानक उसका फेंगफू तारा प्रकाश से जगमगा उठा। क्या अंततः उसे सफलता मिल गई थी? उस विस्फोट के बाद उसका डांटियन तीव्र हो गया। लॉन चेन अवाक रह गया जब उसने देखा कि 9 चक्रवातों के बगल में एक और चक्रवात धीरे-धीरे प्रकट हो रहा है। उसने वास्तव में 10वां चक्रवात बना लिया था। ये किस तरह का मजाक है? लॉन चेन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या कुल मिलाकर केवल 9 चक्रवात ही नहीं हो सकते, जो क्यूई संघनन के 9 स्वर्गीय चरणों का प्रतिनिधित्व करते हों? अब क्या हो रहा था? पूरे दिन कष्ट सहने के बाद भी जब वह रक्त संघनन की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया, तो अंततः उसने 10वां चक्रवात बना लिया। ची संघनन के 9 स्वर्ग स्तर होते हैं। यह एक ऐसी बात थी जो हमेशा से सच थी। साधना जगत के अनगिनत विलक्षण प्रतिभावानों में भी 10 चक्रवातों को संघनित करने के बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। जिसके साथ भी ऐसा होता, वह दंग रह जाता। लॉन चेन भी अपवाद नहीं था। वह अपने शरीर में उठ रहे उन 10 चक्रवातों को मूर्खतापूर्वक देखता रहा और कुछ भी कहने में असमर्थ था। लॉन चेन ने अचानक देखा कि 10वें चक्रवात के प्रकट होने के बाद उसके सभी अन्य चक्रवात धीरे-धीरे बड़े होने लगे। यद्यपि ये गति बहुत धीमी थी, लेकिन वे निश्चित रूप से फैल रहे थे। चक्रवात का जो भी आकार शुरुआत में बनता था, वही उसका स्थायी आकार होता था। ये भी सर्वमान्य तथ्य था। क्या ये 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट की वजह से हो सकता है? लॉन चेन इन असामान्यताओं का कारण केवल 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट को ही मान सकता था। अब जब उसने उस तकनीक का अभ्यास कर लिया था, तो उसका पूरा साधना पथ सामान्य से हटकर हो गया था। उसने देखा कि 1 घंटे से भी कम समय में उनका आकार धीरे-धीरे दोगुना हो गया। अब वे लगभग 1 फुट चौड़े थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इसका कारण क्या है, लेकिन लॉन चेन जानता था कि उसके चक्रवातों का आकार जितना बड़ा होगा, उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वे जितने बड़े होते, उतनी ही तेजी से वह आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाता। उसे युद्ध के दौरान इतनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और उसकी पुनर्प्राप्ति गति भी बहुत तेज होती। लेकिन अभी-अभी जो कुछ हुआ था, उससे वह भी डरा हुआ था। असल में आज कोई उत्सव का दिन होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह घबरा गया था। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट बहुत ही अजीब थी। ची संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर ही वह एक पूरे प्रमुख क्षेत्र और उसके गौण क्षेत्रों को पार करके रक्त संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर मौजूद हुआन चान से लड़ सकता था। यह अपने आप में एक अत्यंत भयावह युद्ध शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट एक अंतहीन खजाने की तरह हो। अब तक उसे इसके बारे में जो कुछ पता चला था, वह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। और फिर भी उस छोटे से हिस्से में भी आनंद और भय दोनों छिपे थे। यहाँ तक कि लॉन चेन को भी अपने भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदें थीं और डर भी। यह एक बेहद विरोधाभासी अनुभूति थी। उसके पास 10 चक्रवात होने की बात को वह अपनी जान के डर से जाहिर नहीं कर सकता था। ऐसी चुनौती भरी तकनीक देखकर हर कोई ईर्ष्या करेगा। भविष्य में जब वह लड़ेगा, तो पिछली बार की तरह विस्फोटक तकनीकों का इस्तेमाल करके 10 चक्रवातों का खुलासा नहीं कर पाएगा। लेकिन लॉन चेन को सबसे ज्यादा इस बात का संदेह था कि 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के क्यूई कंडेंसेशन क्षेत्र में कितने चक्रवात बन सकते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा सकता था कि उसके पास जितने अधिक चक्रवात होंगे, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन अगर वह अगले स्तर पर नहीं पहुंचता, तो उसकी युद्ध क्षमता में वास्तव में कोई प्रगति नहीं होगी। चाहे आपके पास 10,000 गायें ही क्यों न हो, वे एक बाघ को नहीं हरा पाएंगी। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि वह कितने बड़े खतरे में था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके दुश्मन कौन हैं। ये भी अज्ञात था कि वे कब अचानक सामने आकर उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। उसे अपनी साधना शक्ति को तेजी से बढ़ाना था। अपने शरीर के भीतर धीरे-धीरे बढ़ते चक्रवातों को देखकर वह आह भरे बिना नहीं रह सका। शायद मिश्रित भावनाओं का यही अर्थ होता है। लॉन चेन आज साधना जारी नहीं रखना चाहता था। वैसे भी उसकी वर्तमान मनोदशा साधना के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसे खुद को ढालना ही था। अचानक उसके पेट से जोरदार आवाज आई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने आज कुछ नहीं खाया था। दरवाजा खोलते ही उसने ताजी हवा में गहरी सांस ली। दोपहर का समय देखकर उसने बाओएर को दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहा। उसे इस समय अपनी माँ से मिलने में थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए वह छुपकर मिलने गया। बाओएर को शायद ये बात समझ आ गई और वह हंसते हुए उसके लिए दोपहर का खाना ले आई। उन्होंने एक थाली सफेद चिकन, एक थाली मछली, 2 सब्जी के व्यंजन और एक कटोरी सूप खाया। ये भोजन सादा होने के साथ साथ पौष्टिक भी था। काम पूरा होने के बाद उसने अपने मूड में काफी सुधार महसूस किया। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के प्रति उसकी झुंझलाहट भी काफी कम हो गई थी। युवक स्वामी, कोई आपको ढूंढ रहा है। यह कौन है? लॉन चेन ने पूछा। मुझे नहीं पता, आपको जाकर देखना चाहिए। आप बड़े चाव से खाना खा रहे थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया, बाओएर हंसते हुए बोली। लॉन चेन भी हंस पड़ी। अब जब लॉन परिवार अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया था, तो बाओएर थोड़ी नखरीली हो गई थी। वह तो मेहमानों को भी नजरअंदाज करने लगी थी। अतिथि कक्ष में पहुंचते ही लॉन चेन यह देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि यह व्यक्ति उससे मिलने आया था। 7वां राजकुमार। लॉन चेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि 7वां राजकुमार इस तरह उससे मिलने आएगा।
शाही महाविद्यालय में उस अप्रिय घटना के बाद उन दोनों के बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि सातवां राजकुमार चू याओ का सगा छोटा भाई था, इसलिए लॉन चेन को पिछली बार हुई घटना के लिए थोड़ा खेद भी महसूस हुआ। भविष्य में वह उसका साला होगा। सातवें राजकुमार ने जल्दबाजी और आदरपूर्वक कहा, भाई लॉन्ग, आप मुझे चू फैन कहकर पुकारें। उनका व्यवहार उनके पुराने दबंग और प्रभुत्वशाली स्वभाव से बिल्कुल अलग था। लॉन चेन ने चू याओ से जाना था कि चू फैन वास्तव में बुरा व्यक्ति नहीं था और उसने खुद को बचाने के लिए ही एक अभिमानी मूर्ख की तरह व्यवहार किया था। ये सब उसने अपनी जान बचाने के लिए किया था। पिछली बार के लिए मुझे खेद है। लॉन चेन ने सिर हिलाया और चू फैन के कंधों पर थपथपाया। इसमें भाई लॉन की कोई गलती नहीं थी। चू फैन बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव का था। चाय के 2 कप भरते हुए लॉन चेन ने एक कप चू फैन को दिया और पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस बार चू फैन ने अपने शाही वस्त्र नहीं पहने थे, बल्कि कढ़ाई वाले कुछ ऐसे वस्त्र पहने थे जो किसी कुलीन पुत्र द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के समान थे। भाई लॉन्ग, यह। चू फैन ने कई बार अपना मुंह खोला लेकिन वह अपने मन की बात कह नहीं पाया। बस ये कह दो। चू फैन हिचकिचाया और गहरी सांस ली। महारानी ने आज घोषणा की है कि वे मेरी बड़ी बहन का विवाह शिया चानफेंग से कर रही हैं। उन्होंने विवाह की तारीख 1 अक्टूबर तय की है। हालांकि लॉन चेन इस खबर को सुनने के लिए पहले से ही तैयार था, लेकिन उसका खून खौल उठा और उसके हाथ में पकड़ी चाय की प्याली टूट गई, जिससे चाय उस पर छिटक गई। उसकी आंखों में न सिर्फ जानलेवा इरादा झलक रहा था, बल्कि पूरा कमरा पल भर में बर्फीली ठंड से भर गया। चू फैन कांपने लगा। वर्तमान में लॉन चेन किसी क्रोधित, हिंसक जानवर की तरह दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण भड़क उठेगा और किसी को मार डालेगा। उसकी हत्या करने की प्रवृत्ति शाही महाविद्यालय के दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक प्रबल थी। क्या आपको यकीन है? लॉन चेन ने दांत पीसते हुए कहा। चू फैन ने सिर हिलाया। लॉन चेन के दबाव में उसके लिए बोलना भी मुश्किल था। लॉन चेन बेहद क्रोधित था। उसने सबके सामने चू याओ से वादा किया था कि वह उसकी पत्नी है। उन्होंने ग्रैंडमास्टर युनजी के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल चू याओ से शादी का प्रस्ताव मनवाने के लिए नहीं किया था, जिसे महारानी को पर्याप्त सम्मान देने के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने उन्हें एक कठिन परिस्थिति से निकलने का आसान रास्ता दिया था क्योंकि वह उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। लेकिन उसने वास्तव में उसकी नेक नीयत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने ग्रैंडमास्टर युन क्यूई के चेहरे की भी परवाह नहीं की और बिना किसी झिझक के चू याओ की शादी जिया चानफेंग से करवा दी। भाई लॉन्ग, मेरी बड़ी बहन ने बहुत कष्ट और अकेलेपन का जीवन जिया है। उसने हमेशा सही व्यवहार किया है, लेकिन मुझे उसकी गुप्त स्थिति के बारे में पता है। अगर उसकी शादी शिया चानफेंग से हुई तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाएगी। इसलिए भाई लॉन्ग, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी बड़ी बहन को बचा लें। चू फैन की आंखों में आंसू आ गए और यह कहकर वह धीरे धीरे लॉन चेन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अरे उठो। लॉन चेन ने चू फैन को ऊपर खींच लिया। मैंने वादा कर दिया है, तो मरने के बाद भी उसे निभाऊंगा। चिंता मत करो। ये सुनकर चू फैन बेहद भावुक हो गया। उसने अपना पूरा जीवन शाही महल में बिताया था और विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। चू याओ काफी समय से महल से बाहर नहीं निकली है। क्या उसे नजरबंद कर दिया गया है? लॉन चेन ने पूछा। चू फैन ने सिर हिलाया। हाँ, पिछली बार लौटने के बाद से ही उसे महल में कैद कर रखा गया है। महारानी उसे एक कदम भी बाहर नहीं निकलने देती। लॉन चेन का चेहरा पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि महारानी को ग्रैंडमास्टर युन क्यूई की जरा भी परवाह नहीं थी। उस बुढ़िया को उसका इंतजार करना चाहिए। क्या तुम उससे मिलने जा सकते हो? लॉन चेन ने पूछा। मैं कर सकता हूँ। महारानी ने उसे केवल जाने से मना किया है, लेकिन वह अभी भी दूसरों से मिल सकती है। उसका भाई होने के नाते वे मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे, चू फैन ने उत्तर दिया। तो फिर यह अच्छी बात है। अक्टूबर आने में अभी 1 महीना बाकी है। काफी समय है। हुआयुन पवेलियन की वार्षिक नीलामी 3 दिन बाद है। मैं स्टार फ्यूजन ग्रास से उसके शरीर की समस्या को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसे कह देना कि वह मेरा इंतजार करे। उसे कोई भी मूर्खतापूर्ण काम न करने देना। चू फैन बेहद खुश था। उसने लॉन चेन को 1000 बार धन्यवाद दिया और माफी भी मांगी, जो कि लॉन चेन के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। चू फैन, मुझे अपना डेंटियन देखने दो। लॉन चेन को थोड़ा संदेह हुआ और उसने चू फैन के कंधे की ओर हाथ बढ़ाया। उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके दांतियान में प्रवाहित किया। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ अजीबोगरीब चीज मौजूद थी। हालांकि चू फैन का दांतियान चू याओ की तरह बंद नहीं था, फिर भी उसके दांतियान की आध्यात्मिक जड़ पर एक अजीब सी सत्ता मौजूद थी। यह इतनी छोटी सी चीज थी कि नंगी आंखों से भी दिखाई नहीं देती थी। अगर लॉन चेन को शक न होता तो शायद वह इसे देख ही न पाता। हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करो। लॉन चेन ने चू फैन के शरीर में भेजी जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा दिया। चू फैन को एक पल के लिए पेट में दर्द महसूस हुआ और उसमें से थोड़ा सा खून निकला। लॉन चेन के हाथ में एक छोटी सी पंखनुमा सुई प्रकट हुई। अंडरवर्ल्ड फेदर पिन, कितना क्रूर है। इस अंडरवर्ल्ड फेदर पिन का इस्तेमाल वास्तव में एक प्रकार के यांग विष के उपचार के लिए किया जाता था। इसके अंदर एक यिन विष होता था जो यांग विष को कम कर सकता था। दोनों विष एक दूसरे को बेअसर करके व्यक्ति को ठीक कर देते थे। लेकिन जब इसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के दांतियान में रखा जाता था, तो दांतियान की आत्मा की जड़ इसके यिन विष से क्षीण हो जाती थी, जिससे साधना करना असंभव हो जाता था। चू फैन के दांतियान की दोबारा जांच करते हुए लॉन चेन आह भरे बिना नहीं रह सका। यिन विष से इतने लंबे समय तक क्षीण होने के बाद चू फैन की आत्मा की शक्ति पहले ही कम हो चुकी थी। अन्यथा उसकी प्रतिभा चू याओ से इतनी कमतर नहीं होती। मैंने तुम्हारे शरीर से यह जहरीली सुई निकाल दी है। इसका मतलब है कि अब तुम साधना कर पाओगे, लेकिन इसे गुप्त रखना होगा। ये कुछ आभा छिपाने वाली गोलियां हैं। हर 7 दिन में एक गोली लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लॉन चेन ने चू फैन को एक जैद की बोतल दी। जब लॉन चेन को खाली समय मिलता था तो वह कुछ अन्य प्रकार की औषधीय गोलियां बनाता था। ऐसी गोलियां उसके लिए बहुत सहायक साबित हुई। लेकिन लॉन चेन चू फैन को यह बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसकी आत्मा की जड़ बुरी तरह से क्षीण हो चुकी है। रक्त संघनन का स्तर शायद उसकी चरम सीमा होगी। इस पश्चाताप के साथ साथ वह शाही परिवार के प्रति और भी अधिक घृणा महसूस करने लगा, जो कि मानव वेश में बाघों के समान थे। क्या मैं अब साधना कर सकता हूँ? चू फैन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने हमेशा यही सोचा था कि वह जन्म से ही अक्षम है। वह अत्यंत प्रसन्न था। लॉन चेन इस तरह की मनोदशा को समझ सकता था। वह भी एक अपाहिज के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसे भी किसी तरह का अवसर मिल गया था।
हाँ, लेकिन इसे सबसे छुपा कर रखना, लॉन चेन ने चेतावनी दी। हालांकि वह जानता था कि वह और चू याओ पहले से ही बेहद सावधान थे, फिर भी वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई गलती न हो जाए। चू फैंग को विदा करने के बाद लॉन चेन अपने विचारों में डूब गया। चू याओ और चू फैंग की स्थिति ने उसे अपनी खुद की दुविधा की याद दिला दी। हालांकि उसकी स्थिति और भी भयावह थी। उसकी आत्मा का मूल, आत्मा की हड्डी और आत्मा का रक्त सब कुछ चुरा लिया गया था। हालांकि तरीका अलग था, लेकिन क्या उसके खिलाफ भी कोई साजिश नहीं रची गई थी? उनके पिता फीनिक्स क्राई साम्राज्य के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे। अपने पिता की वजह से ही वे अपंग हो गए थे। पिछली बार जब उन्होंने चू याओ से बात की थी, तब उसने उन्हें एक नाम बताया था, मार्क्विस यंग। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 महान विशेषज्ञ मार्क्विस यंग, मार्क्विस वू और लॉन चेन के पिता सीमा दमन मार्क्विस थे। उन्हें फीनिक्स क्राई के 3 महान स्तंभ कहा जाता था। 1. सीमा सुरक्षा अधिकारी मार्क्विस जंगली सीमावर्ती इलाकों की बर्बर जनजातियों से सुरक्षा प्रदान करते थे। मार्क्विस वू दक्षिणी सीमा की रक्षा करते थे। केवल मार्क्विस यंग ही राजधानी में हमेशा मौजूद रहते थे। चू याओ के अनुसार सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को मार्क्विस यंग द्वारा मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया था। अब लॉन चेन को लगा कि यह मार्क्विस यंग वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू याओ की स्थिति ऐसी थी जिसे मार्क्विस यंग जैसे बाहरी व्यक्ति ने उनके बीच पहली ही लड़ाई के दौरान देख लिया था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में मार्क्विस यंग इसे कैसे नहीं देख पाते? चूंकि उसे पता था और उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए संभावना यही है कि उसने इसमें भाग लिया था। वास्तव में हो सकता है कि उसने ही ये किया हो। अगर चू याओ के अंदर विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा के बीज उसी ने डाले थे, तो क्या ये संभव है कि मार्क्विस यंग ने ही उसकी साधना क्षमता चुराई हो? उसने ऐसा क्यों किया होगा? क्या सिर्फ उन्हें बर्बाद करने के लिए, या इसके पीछे कोई बड़ा कारण था? ये सारे सवाल लॉन चेन के दिमाग में घूम रहे थे, जिससे उसे असहनीय सिरदर्द हो रहा था। लेकिन उसे इसका कोई हल नहीं मिल पा रहा था। जो भी हो, लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, उसे कभी न कभी अपनी पूंछ दिखानी ही पड़ेगी। मुझे एक सच्चा शिकारी बनना है ताकि जब वे अपनी पूंछ दिखाएं, तो मैं उनका शिकार न बनूं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद लॉन चेन ने उन सवालों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अपनी मां के पास जाने की हिम्मत भी न करते हुए वह सीधे अपने कमरे में लौट आया और एकांत में चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने चक्रवातों को घुमाना शुरू किया, वह उछल पड़ा और लगभग छत से टकरा गया। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद है, लॉन चेन ने अपने दांतियन में देखा। उसके 10 चक्रवात अब बढ़ना बंद कर चुके थे, लेकिन प्रत्येक चक्रवात का घेरा 1 मीटर तक पहुंच चुका था, जो वाकई चौंकाने वाला था। ये चक्रवात पिछले चक्रवातों से आकार में बिल्कुल भिन्न थे। इनके धीमे संचलन के कारण आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके फेंगफू स्टार में प्रवाहित हो रही थी। ये गति पहले से कम 100 गुना अधिक थी। वह हैरान भी था और खुश भी, लेकिन कुछ ही पल साधना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई समस्या है। वे 10 चक्रवात 10 विशाल नालियों की तरह थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेते थे। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उन 10 चक्रवातों की सोखने की क्षमता को पूरा करने में असमर्थ थी, जिसके कारण हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा विरल हो गई। वह अपनी क्षमता का केवल 10वां हिस्सा ही ग्रहण कर पा रहा था। नहीं, मुझे खेती करने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। उसी रात लॉन चेन ने अपनी आभा को छिपा लिया और चुपके से शहर छोड़ दिया। विंचीजिंग स्टेप्स का उपयोग करते हुए वह धुएं के एक झोंके की तरह सीधे सनसेट माउंटेन की ओर चला गया। सनसेट माउंटेन रात में एकदम शांत था। नजारा पहले जैसा ही था, लेकिन लॉन चेन इसे दोबारा देखकर भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। वह पहली बार मेनची के साथ यहाँ आया था। उसकी बेमिसाल खूबसूरती और उसकी कोमल निगाहों के बारे में सोचकर उसका दिल उत्तेजित हो गया। दूसरी बार जब वह आया तो वह चू याओ के जाल में फंसा हुआ था। उसकी प्रतिशोध की भावना सौम्य आकर्षण में बदल गई थी। अब मेन क्यू ही किसी अनजान दूरदराज जगह पर थी। उसे पता नहीं था कि वह कैसी होगी। शायद वह उसे भूल भी चुकी हो। और वो निकम्मा शीबी था जिसने लगभग उसे मार ही डाला था। उस मूर्ख के बारे में सोचते ही वह गुस्से से भर उठा, मानो वो घमंडी शख्स फिर से उसके सामने आ गया हो। मेन क्यू ही बहुत दूर था, चू याओ नजरबंद था और वह बिल्कुल अकेला था। यही कड़वी सच्चाई थी। शक्ति के बिना जीवन को जीना नहीं कहा जा सकता था। ये तो बस किसी तरह जीवित रहने का जरिया था। अगर आप गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके पास उतनी ही ताकत होनी चाहिए। यही वास्तविकता थी। अपने आसपास के नजारे को देखते हुए लॉन चेन ने गहरी सांस ली। एक विशाल पत्थर पर पद्मासन में बैठकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा का संचार किया। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है, उतने ही समय में इस क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा भी इतनी कम हो गई कि वह ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने में असमर्थ हो गई। लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके घर की तुलना में कम से कम दोगुनी घनी थी, इसलिए यहाँ आकर उसने अपना समय व्यर्थ नहीं किया था। 2 दिन बाद जब पूर्व दिशा से प्रकाश की पहली किरण आई, तो लॉन चेन के शरीर से एक जोरदार आवाज निकली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। उन्होंने वास्तव में एक बार फिर चक्रवात को संघनित कर दिया था। 11 चक्रवात। ये 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट आखिर कितने चक्रवातों को संघनित कर सकता है? अपने शरीर में चक्रवातों को फिर से बढ़ते देख लॉन चेन चिंतित हो गया। ये तो बिल्कुल पागलपन था। अगर वह लगातार चक्रवातों को ही संघनित करता रहा, तो शायद वह सचमुच पागल हो जाएगा। घर लौटते ही लॉन चेन ने इस बारे में सोचा और पहले कुछ औषधीय सामग्री प्राप्त करने के लिए रसायन शास्त्रियों के संघ की यात्रा करने का फैसला किया। घर पहुंचकर उसने अपने सामने औषधीय सामग्री को व्यवस्थित किया। उसके मन में एक प्रकार की उत्सुकता उमड़ रही थी। अब उसके लिए अपनी नई पिल फ्लेम का परीक्षण करने का समय आ गया था। 1. मार्क्विस यंग हीरो मार्क्विस वू मार्शल मार्क्विस। हालांकि यंग और वू उनके उपनाम भी हैं। धमाका। उसकी दवा बनाने वाली भट्टी जोर से हिली, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। भट्टी का ढक्कन खोलते ही तेज रोशनी निकली। दवा बनाने की भट्टी के अंदर मोती जैसी एक औषधीय गोली थी। उच्च श्रेणी की औषधीय गोली। आखिरकार उन्होंने एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली तैयार कर ली थी। निम्न श्रेणी की गोलियों की पहचान उनकी सुगंध से, मध्यम श्रेणी की गोलियों की पहचान उनकी रेखाओं से और उच्च श्रेणी की गोलियों की पहचान उनके चारों ओर बने प्रकाश के प्रभामंडल से की जाती थी। वह प्रकाश गोली के भीतर समाहित औषधीय ऊर्जा का संकेत था। ग्रैंड मास्टर युन क्यूई के अलावा फीनिक्स क्राई में निश्चित रूप से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उच्च श्रेणी की औषधीय गोली का निर्माण कर सके। रोशनी अभी भी थोड़ी मंद है, जिसका संभवतः अर्थ है कि पिल फ्लेम पर मेरा नियंत्रण अभी भी पूर्ण नहीं है। लेकिन खामियों का न होना ही इसे उच्च श्रेणी का बनाने के लिए पर्याप्त है।
इस उच्च श्रेणी की औषधीय गोली को देखकर लॉन चेन गर्व से भर गया। इस गोली का नाम था मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली। यह फॉर्मूला उसे पिल सॉवरेन की यादों से मिला था। हालांकि यह सिर्फ दूसरे दर्जे की औषधीय गोली थी, लेकिन इस गोली का फॉर्मूला इस दुनिया से पहले ही लुप्त हो चुका था। लॉन चेन के पास जो था वह अपने आप में अनोखा था। उसने उच्च श्रेणी की मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली के साथ साथ शेष निम्न श्रेणी की गोलियों को भी सावधानीपूर्वक एकत्र किया। उसने पूरी रात इन्हें परिष्कृत करने में बिताई, जिससे वह थोड़ा थक गया था। भोर होने में अभी 2 घंटे बाकी थे। लॉन चेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी थकी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया। पशु ज्वाला को परिष्कृत करने के बाद उसकी पिल ज्वाला 10 गुना से अधिक शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन इसे नियंत्रित करना उसकी आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायक था। इसका एक कारण यह भी था कि वह राक्षसी ज्वाला से बहुत परिचित नहीं था। परिणामस्वरूप नुकसान और भी अधिक हुआ और उसे आराम की आवश्यकता थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण राजधानी पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। नाश्ता करने के बाद लॉन चेन अपने द्वारा तैयार की गई औषधीय गोलियों को सीधे हुआयुन पवेलियन ले गया। आज उनकी वार्षिक नीलामी का आरंभ था, लेकिन नीलामी दोपहर 12 बजे ही शुरू होनी थी। इस तरह की बड़ी नीलामी 3 दिनों तक चलती है, इसलिए वहां पहुंचने की किसी को जल्दी नहीं थी। लॉन चेन सबसे पहले पहुंचने वाले मेहमान थे। हुआयुन पवेलियन शहर के उत्तरी भाग में स्थित था, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों से भी सैकड़ों मीटर ऊंची इस भव्य इमारत को देखा जा सकता था। जैसे ही वह हुआयुन पवेलियन के लाउंज में दाखिल हुआ, 4 सुंदर युवतियां उसका स्वागत करने के लिए आगे आईं। आपका स्वागत है महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ओह, वे सभी युवतियां मेहमानों का स्वागत करने की आदी थी, लेकिन जब उन्होंने लॉन चेन को देखा तो वे सभी चौंक कर चिल्ला उठी। लॉन चेन को इस बात पर हैरानी हुई। उसने अपने कपड़े चेक किए, लेकिन यहाँ आने से ठीक पहले ही उसने कपड़े बदले थे, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। अरे, सुबह सुबह इतना शोर क्यों? क्या आप अपनी सारी ट्रेनिंग भूल गए? युवा स्वामी लॉन चेन, काफी समय हो गया है, फुगुई, लॉन चेन हंसते हुए बोला। वही व्यक्ति था जिसने लॉन चेन को नीलामी का निमंत्रण भेजा था। इतने समय बाद भी लॉन चेन को उसका नाम याद रहने का कारण ये था कि वह नाम कितना विचित्र था। ये एक ऐसा नाम था जो अमीर परिवार अपने पालतू जानवरों को देते थे, लेकिन किसी भी मामले में इस फुगुई ने लोगों को मिलते ही अपना नाम याद दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये कहना काफी था कि वह एक असाधारण विक्रेता था। 1 फुगुई को लॉन चेन के आने से बहुत खुशी हुई। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने 3 लोगों का कोटा पूरा कर लिया था। एक तलवार एक ऐसे घुमंतु योद्धा को दी गई थी जिसकी शक्ति अच्छी खासी थी। दूसरी तलवार एक धनी व्यापारी को दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे नीलामी का समय नजदीक आता गया, उसे पता चला कि उन दोनों को नीलामी में कुछ भी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। आखिरकार सभी उच्च वर्ग के ग्राहकों को पहले ही उच्च अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया था, तो अब फुगुई ने अपनी सारी उम्मीदें लॉन चेन पर टिका दी थी। लेकिन लॉन चेन को निमंत्रण मिलने के बाद से उसने फुगुई से कभी संपर्क नहीं किया था। आज नीलामी शुरू होने के कारण फुगुई पहले से ही निराशा से भरा हुआ था। उसे लगा था कि इस साल उसे कोई मुनाफा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन लॉन चेन के आगमन को देखकर वह तुरंत उत्साहित हो गया। युवा स्वामी लॉन चेन, मुझे लगा था कि आप इस मामले को भूल गए हैं, फुगुई ने उत्साह से हंसते हुए कहा। हाँ, मेरी गलती, मैं आजकल बहुत व्यस्त था। वैसे मैं कुछ सामान लाया हूँ, अपने मूल्यांकन को बुलाओ और नीलामी के बारे में बात करते हैं। आखिर समय बहुत कम बचा है, लॉन चेन हंसते हुए बोला। अच्छा, मेरे साथ आइए, युवा स्वामी लॉन चेन। लॉन चेन द्वारा नीलाम करने के लिए सामान लाने की खबर सुनकर फुगुई अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह जल्दी से उसे अंदर ले गया। शेष चारों युवतियां लॉन चेन को तब तक मूर्खतापूर्ण ढंग से देखती रहीं, जब तक कि वह उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। हे भगवान, मैंने सचमुच एक महान हस्ती को देखा। ये तो साम्राज्य की नंबर 1 युवा पीढ़ी है। वो इतना करीब था कि छू सकता था। मैं खुशी से मर सकती हूँ। फुगुई ने लॉन चेन को अपनी छुपकी भरी निगाहों के बीच एक बेहद आलीशान निजी कमरे में ले गया। जैसे ही वे उस निजी कमरे में दाखिल हुए, सुरुचिपूर्ण वस्त्रों में लिपटी एक महिला अंदर आई और लॉन चेन को झुककर प्रणाम किया। फिर उसने अपने कोमल हाथों से चाय गर्म की और उसे भिगोया। वह सचमुच चाय बनाने की कला में माहिर थी। युवा स्वामी लॉन चेन, अभी चाय पीजिए, मैं जल्दी से एक मूल्यांकन को ढूंढ कर लाता हूँ। आपको वास्तव में किसका मूल्यांकन करवाना है? फुगुई ने सावधानीपूर्वक पूछा। प्रत्येक मूल्यांकन की अपनी अपनी विशेषज्ञता होती है। दवा की गोलियां, लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि फुगुई को इसकी पहले से ही उम्मीद थी, फिर भी इसे सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। कृपया एक पल रुकिए, मैं तुरंत एक मूल्यांकन को ढूंढने जाता हूँ। प्रभु, कृपया थोड़ी चाय पीजिए। उस चाय बनाने वाले ने उसे एक चाय का प्याला थमा दिया। चाय डालने से पहले ही उसकी खुशबू चारों ओर फैलने लगी थी। अच्छी चाय, लॉन चेन ने एक घूंट लिया। जैसे ही वह उसके मुंह में गया, उसकी हल्की गर्माहट पूरे शरीर में फैल गई और स्वाद ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। ये चाय बहुत अच्छी है, और इसे परोसने वाला तो और भी बढ़िया है। लॉन चेन ने चाय बनाने वाले की ओर देखा और हंस पड़ा। महिला का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने बेहद मनमोहक व्यवहार करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, लॉन चेन की उसके प्रति शुरुआती दिलचस्पी तुरंत गायब हो गई। उस महिला की चाय बनाने की कला बेहद उत्कृष्ट थी। चाय को सही समय पर पकाने और परोसने का उनका तरीका, तापमान पर उनका नियंत्रण और चाय को सही तरीके से परोसना लॉन चेन को उनके प्रति थोड़ी प्रशंसा का भाव जगाता था। आखिर सभी कारीगर सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन जब उसने पुरुषों को अपने वश में करने के लिए वह अदा अपनानी शुरू की, तो लॉन चेन की प्रशंसा घृणा में बदल गई। उसने चाय पीना भी छोड़ दिया और बस अपनी आंखें बंद कर ली। वह चाय बनाने वाली उस्ताद तुरंत शर्मिंदा हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हजारों बार अभ्यास करके उसने जो तकनीकें विकसित की थी, वे विफल हो जाएंगी। दरअसल वह लॉन चेन को साम्राज्य की नंबर 1 हस्ती के रूप में नहीं पहचानती थी। वह सपनों के पीछे भागने की उम्र पार कर चुकी थी। सौभाग्यवश वह असहज माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि फुगुई अपने साथ 60 वर्ष के एक वरिष्ठ व्यक्ति को लेकर वापस आ गए। उन दोनों के आते ही चाय बनाने वाला तुरंत पीछे हट गया। जब वरिष्ठ व्यक्ति अंदर आया, तो उसने तुरंत अपने सीने पर हाथ फेरा, जो रसायन शास्त्रियों के लिए आरक्षित एक शिष्टाचार था। नमस्कार युवा स्वामी लॉन चेन, मैं कियान फू टू एक औषधि प्रशिक्षु हूँ। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। लॉन चेन अवाक रह गया।
एक व्यापारी के लिए ये नाम बिल्कुल उपयुक्त था। उसने रसायन शास्त्री की शालीनता से जवाब दिया, वरिष्ठ बहुत विनम्र है। दवाइयां बनाने के मामले में वरिष्ठ कहीं अधिक अनुभवी हैं। दोनों के बीच औपचारिक शिष्टाचार का आदान प्रदान होने के बाद लॉन चेन सीधे मुद्दे पर आ गया। इस बार मैं कुछ औषधीय गोलियों की नीलामी करना चाहता हूँ। एक नजर डालिए। लॉन चेन ने कियान फू को एक जैक की बोतल सौंपी, जिसे उसने सावधानीपूर्वक ग्रहण किया। उसने दस्ताने पहने और एक जैक की थाली निकाली जिस पर उसने एक गोली डाली। ये है। गोली देखते ही उसे समझ आ गया कि यह मध्यम श्रेणी की दूसरे दर्जे की दवा है। लेकिन फिर वह तुरंत अवाक रह गया क्योंकि वह वास्तव में इसे पहचान नहीं पाया था। हालांकि कियान फू की प्रतिभा सीमित थी और वह केवल एक औषधि प्रशिक्षु थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवनकाल में अनगिनत औषधीय गोलियां देखी थी। अन्यथा वह हुआयुन पवेलियन के प्रथम श्रेणी के मूल्यांकन कभी नहीं बन पाते। लेकिन अब तो एक साधारण सी गोली ने ही उसे उलझन में डाल दिया था। वह उसे काफी देर तक देखता रहा, यहाँ तक कि उसने कुछ छोटे परीक्षण उपकरण भी निकाल लिए। कुछ देर बाद कियान फू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलकने लगी। उसे पता नहीं था कि यह गोली क्या है, जो एक मूल्यांकन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक करारा झटका था। कियान फू का प्रदर्शन लॉन चेन की उम्मीदों के अनुरूप था। उसके ज्ञान के अनुसार यह मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली एक अत्यंत अज्ञात प्रकार की औषधीय गोली थी। लॉन चेन को इसे संघनित करने के लिए 217 औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना पड़ा था। वे सामग्रियां शायद उतनी कीमती नहीं थी, लेकिन उस गोली का फॉर्मूला इस मायने में बेहद अद्भुत था कि वह विभिन्न औषधीय अवयवों की ऊर्जा को मिलाकर एक अनूठा प्रभाव पैदा करने में कामयाब रहा। कभी कभी केवल कुछ ही चीजों को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती थी। कभी कभी केवल एक दर्जन सामग्रियों को पीसकर पाउडर बनाना होता था और फिर उन्हें विशिष्ट तरीकों से मिलाकर एक गोली तैयार करनी होती थी। लेकिन इस गोली को बनाने की कठिनाई ऐसी थी जिस पर कई लोग केवल अफसोस ही जता सकते थे। जब लॉन चेन ने मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली को परिष्कृत किया, तब उसे पहली बार गोली बनाने की विद्या की व्यापकता और गहराई का एहसास हुआ। विभिन्न औषधीय सामग्रियों को मिलाकर अलग अलग प्रभाव प्राप्त किए जा सकते थे। सही संयोजन और प्रक्रियाओं को खोजना एक ईश्वरीय कौशल था। खांसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह एक ऐसी दवा होनी चाहिए जिसका असर आश्चर्यजनक रूप से बहुत अच्छा हो। हालांकि वह गोली का नाम नहीं बता सका, फिर भी कियान फू ने इतने लंबे समय तक उसका अध्ययन करने के बाद उसके प्रभाव का पता लगा लिया। वह एक अक्षम मूल्यांकनकर्ता नहीं था, हालांकि वह गोली के प्रभाव की सटीक मात्रा नहीं बता सका। उसका चेहरा लाल हो गया था। अगर वह इसके असर के बारे में नहीं बता पाता तो वह इसे नीलामी में नहीं ला पाता। अगर उसे खुद भी इसके असर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, तो क्या इसे नीलामी में लाना दूसरों को धोखा देने जैसा नहीं होता? इससे हुआयुन पवेलियन की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता। कियान फू ने हुआयुन पवेलियन में 30 वर्षों से अधिक समय तक औषधीय गोलियों के मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य किया था। उन्होंने अनगिनत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया था। उन्हें तीसरे दर्जे की गोलियों और उससे नीचे की गोलियों की पूरी जानकारी थी। लेकिन आज उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। मुझे अत्यंत खेद है स्वामी जी, लेकिन मैं इस दवा की गोली का नाम नहीं बता सकता और न ही मुझे इसके औषधीय गुणों के बारे में स्पष्ट जानकारी है। इसलिए हम इस गोली को स्वीकार नहीं कर सकते। लॉन चेन ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि फुगुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अगर लॉन चेन के पास नीलामी के लिए कुछ नहीं होता तो इस बार उसका सारा मुनाफा हवा में उड़ जाता। इस दवा का नाम है मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली। ये बाहरी घावों के इलाज के लिए एक अद्भुत दवा है, लॉन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सचमुच खेद है, लेकिन अगर आप उसका नाम भी बता दें तो भी हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कियान फू ने एक बार फिर माफी मांगी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि वे पूरे हुआयुन पवेलियन की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकते थे। आखिरकार ऐसा तो था नहीं कि वे उसकी हर बात मान लें। अगर जरा सी भी गलती होती तो कियान फू के सारे भविष्य के सपने टूट जाते। कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि आप दवा की गोली की सही प्रकृति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, है ना? मैं आपको दिखा सकता हूँ, लॉन चेन हंसते हुए बोला। हमें दिखाओगे? कियान फू और फुगुई दोनों ही हैरान थे। इसके लिए क्षमा करें। लॉन चेन ने अचानक एक लंबी तलवार निकाली और उनके हैरान चेहरों के सामने ही फुगुई पर वार कर दिया। चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे। वन याद रखे कि फुगुई का मूल अर्थ अमीर होता है। लोग अपने पालतू जानवरों को शाब्दिक नाम देते हैं। उदाहरण के लिए कोई बिल्ली का नाम माऊ माऊ रख सकता है जिसका अर्थ है रोएदार, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में कोई बिल्ली का नाम फ्लफी रख सकता है। टू कियान इक्वल्स धन, फू इक्वल्स भाग्य प्रचुरता, साथ में इसका अर्थ है धन की प्रचुरता। दोपहर की तेज धूप हुआयुन मंडप पर पड़ रही थी, जिससे वह हमेशा की तुलना में और भी भव्य और शानदार दिख रहा था। भीषण गर्मी के बावजूद अनगिनत लोग वहां उमड़ पड़े। हुआयुन पवेलियन के सामने एक विशाल नीलामी हॉल था जो पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ था। जिन लोगों को आमंत्रित किया जा सकता था वे सभी बेहद अमीर, उच्च पदस्थ या सच्चे विशेषज्ञ थे। हाँ, मैं पहली बार हुआयुन पवेलियन की नीलामी में भाग ले रही हूँ। ये वाकई रोमांचक है। शॉ हो एक निजी कमरे में बैठी उत्सुकता से बाहर की ओर देख रही थी। शिफैंग, फेटी यू और बाकी लोग भी शॉ हो की तरह ही अपनी उत्तेजना को काबू में रखने में कुछ खास अच्छे नहीं थे। वे अपने कांच के कमरे से बाहर देख सकते थे, जिससे उन्हें बाहर हो रही हर चीज का स्पष्ट अवलोकन मिल रहा था, लेकिन उनके कांच के कमरे के अंदर कोई नहीं देख सकता था। वे देख सकते थे कि राजधानी के सभी प्रसिद्ध और शक्तिशाली लोग आए हुए थे। आमतौर पर वे ऐसे लोग थे जिन्हें वे केवल सम्मान की दृष्टि से देख सकते थे, लेकिन अब वे लोग भीड़ के बीच में बैठे थे जबकि वे उनसे ऊपर एक निजी कमरे में बैठे थे। हम यहाँ केवल लॉन चेन की प्रसिद्धि के कारण ही पहुंच पाए हैं, अन्यथा शायद हमें अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह का व्यवहार प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। शीफेंग ने आह भरी। शीफेंग पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद शीफेंग को कभी भी इतना जोरदार आघात नहीं लगा था। पिछली हार के बाद शीफेंग ने कड़ी मेहनत करके वापसी की और उस आपदा से लाभ उठाया। उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया था और उसने लगातार सफलता हासिल करते हुए रक्त संघनन के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। वह मध्य रक्त संघनन स्तर में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। शीफेंग के पिता भी केवल मध्य रक्त संघनन स्तर पर ही थे, इसलिए उन्हें शीफेंग से बहुत उम्मीदें थीं। दरअसल शीफेंग की इतनी तेजी से प्रगति का कारण उसका अपना प्रयास और लॉन चेन की औषधीय गोलियां दोनों ही थे। शीफेंग की हार और पीड़ा का कारण लॉन चेन के साथ उसका रिश्ता था। इस वजह से लॉन चेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने चुपके से शीफेंग को नींव स्थापित करने की गोली दे दी। इससे उसे अपनी नींव को पूरी तरह से स्थिर और मजबूत करने में मदद मिली।
शक्तिशाली औषधीय प्रभाव ने उसे अपनी बेड़ियों को आसानी से तोड़ने और बार बार आगे बढ़ने में सक्षम बनाया। ठीक है, लॉन भाई, हुआयुन पवेलियन आपको इतना महत्व क्यों दे रहा है? वे आपको इतना आलीशान कमरा क्यों दे रहे हैं? शी फैंग थोड़ा हैरान था। नीलामी हॉल में दसियों हजार लोग समा सकते थे, लेकिन वहाँ केवल 10 से कुछ अधिक निजी कमरे थे। वे कमरे बेहद महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए आरक्षित थे। ये कहना उचित होगा कि लॉन चेन अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा था जहां वह निजी कमरे का हकदार हो। क्या आपको लगता है कि उन्होंने हमें मुफ्त में एक निजी कमरा दे दिया? नीलामी शुरू होने के बाद हमें बेहिसाब पैसा खर्च करना पड़ेगा, लॉन चेन हंसते हुए बोला। ये संभव नहीं है। इस वार्षिक नीलामी में हर चीज बेहद कीमती है। अगर हम खुद को भी बेच दें, तब भी हम कुछ नहीं खरीद पाएंगे, शी फैंग ने कहा। हम चाहकर भी हम तुम्हें नीलाम नहीं कर सकते। तुम्हारी कद काठी देखकर तो तुम्हें टुकड़ों में बेचना ही बेहतर होगा, मोटेयू ने मजाक में कहा। हम भाई लॉन के साथ हैं, तुम्हें किस बात की चिंता है? लॉन चेन हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई आकर हमें बाहर नहीं निकालेगा। अरे, वह भी आ चुका है। लॉन चेन को जो बात हैरान कर गई, वह ये थी कि उसने अचानक एक परिचित आकृति जिया चानफेंग को देखा। लॉन चेन ने दांत पीसे, वह कमीना अभी तक गया ही नहीं। जिया चानफेंग अपने पुराने बेफिक्र अंदाज में लौट आया था। वह युवराज चुयान के साथ हंसते हंसते बातें कर रहा था। उनके पीछे एक खूबसूरत महिला भी थी, वही महिला जिसे लॉन चेन ने गोलियों की लड़ाई में हराया था, जिया बाइची। उनके आसपास कई गार्ड भी तैनात थे। वे सभी गार्ड युवा थे और 30 साल से कम उम्र के थे, लेकिन इसके बावजूद वे सभी रक्त संघनन विशेषज्ञ थे। और जब लॉन चेन की नजर उन आदमियों में से एक पर पड़ी, तो उसने एक परिचित आध्यात्मिक उतार चढ़ाव महसूस किया। उस उतार चढ़ाव ने उसे उस शुरुआती पल की याद दिला दी जब उसने ली हाओ को हराया था। बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति ने गुप्त हथियार का इस्तेमाल करके ली हाओ को मार डाला था ताकि वह कोई भी रहस्य उजागर न कर सके। उसने एक टोपी पहन रखी थी जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था और वह बेहद तेजी से चल रहा था, लेकिन एक कीमियागर होने के नाते लॉन चेन की आध्यात्मिक शक्ति बेहद संवेदनशील थी। उसे उस व्यक्ति का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं थी, वह केवल उस आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के आधार पर ही उस व्यक्ति की पहचान कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव अलग अलग होता था। ये रसायन शास्त्रियों की एक विशेष क्षमता थी, ठीक वैसे ही जैसे सूंघने वाले कुत्ते की नाक होती है। उससे गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वह असल में युवराज के खास लोगों में से एक है। लॉन चेन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या चुयांग इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है? लेकिन जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, युवराज जिया चानफेंग को एक दूसरे निजी कमरे में ले जा चुके थे। देखो, चौथा राजकुमार भी आ गया है, शो हो ने कहा। कांच की दीवारों से झांकते हुए लॉन चेन ने देखा कि चौथा राजकुमार भी राजकुमारों के एक अन्य समूह के साथ आया था। हालांकि उसे चू फैंग दिखाई नहीं दिया, संभवतः वह साधना में लीन था। चौथे राजकुमार और अन्य राजकुमार भी एक निजी कमरे में दाखिल हुए, हालांकि यह उस निजी कमरे से अलग था जिसमें युवराज और जिया चानफेंग दाखिल हुए थे। हे, आज हमें राजकुमारों की रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव करने का मौका मिलेगा, शो हो ने मजाक में कहा। राजकुमारों के स्तर के लोगों की तरह एक निजी कमरे में बैठने का अवसर मिलना उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। वे सभी जानते थे कि राजकुमारों को निजी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति उनके उच्च दर्जे और उनके पास मौजूद धन की मात्रा के कारण ही थी। इसी समय एक दुबला पतला आदमी नीलामी हॉल में दाखिल हुआ। उसका रंग गोरा था और 40 वर्ष की आयु पार कर लेने के बावजूद वह बेहद आकर्षक लग रहा था, लेकिन वह खूबसूरती कुछ हद तक स्त्रीत्वपूर्ण लग रही थी। किसी पुरुष में इस तरह का स्त्रीत्व देखकर लॉन चेन को थोड़ी ठंडक महसूस हुई। उस व्यक्ति के प्रवेश करते ही शोरगुल से भरा हॉल तुरंत काफी शांत हो गया। कई लोगों ने तो बिल्कुल ही चुप्पी साध ली। वह व्यक्ति फीनिक्स क्राई साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक है, मार्क्विस झाओ, शीफेंग ने कुछ कठिनाई से कहा। मार्क्विस झाओ, मार्शल वुली और मार्क्विस लॉन तियानक्सियाओ फीनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 शीर्ष विशेषज्ञ थे। सामान्यतः उन्हें मार्क्विस यंग, मार्क्विस वू और सीमा दमन मार्क्विस के नाम से जाना जाता था। लॉन चेन का दिल कांप उठा और उसने उस स्त्री जैसे दिखने वाले व्यक्ति को ध्यान से देखने के लिए पीछे मुड़ा। वह व्यक्ति उसके अपने पिता जितना ही प्रसिद्ध था। उसी समय उसे चुयाओ द्वारा बताई गई वह बात याद आई कि मार्क्विस यंग उनके प्रशिक्षण का प्रभारी था। उसे नहीं पता था कि क्या वही व्यक्ति उसकी इस पीड़ा का कारण था। जब लॉन चेन मार्क्विस यंग की जांच कर रहा था, तभी मार्क्विस यंग ने अचानक अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी संकीर्ण आंखों से प्रकाश की एक किरण निकली और उसकी निगाहें मानो दीवार को भेद रही थी। लॉन चेन का दिल उछल पड़ा। उसकी बोध शक्ति वाकई तीव्र थी, जो उसे फीनिक्स क्राई साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बनाती थी। हालांकि वह औषधि साधक नहीं था, फिर भी उसकी संवेदनशीलता और बोध शक्ति आश्चर्यजनक थी। उनके निजी कमरे पर एक नजर डालने के बाद मार्क्विस यंग ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और दूसरे निजी कमरे में चले गए। कुछ चौंकाने वाले लोग भी एक के बाद एक आए और उन्हें एक निजी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। शी फैंग के अनुसार उन लोगों में एक धनी व्यापारी और कुछ अधिकारी शामिल थे। लॉन चेन ने सिर हिलाया। हुआयुन पवेलियन की नीलामी केवल दुर्लभ, महंगी वस्तुओं के लिए थी। ऐसे उच्च स्तरीय ग्राहकों का होना उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। हुयुन पवेलियन की वार्षिक बैठक में आप सभी का स्वागत है। मैं हुयुन पवेलियन का मुख्य नीलामी करता हूँ। एक मधुर आवाज गूंजी और हॉल में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मंच पर लगा पर्दा धीरे धीरे एक तरफ हट गया, जिससे एक खूबसूरत महिला सामने आई। उस महिला को देखकर भीड़ में मौजूद लोग तुरंत आश्चर्यचकित होकर चीखने लगे। उसकी सुंदरता वाकई चौंकाने वाली थी। वह लगभग 25 वर्ष की प्रतीत होती थी। उसकी आकर्षक पतली आंखें और सुंदर चेहरा बेहद मोहक थे। उसके बारे में सबसे अजीब बात उसके द्वारा पहने गए बेहद टाइट कपड़े थे। वे काफी डीप नेक वाले थे, जिससे लोगों को उसकी कोमल हल्की त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। शायद अगर सिर्फ इतना ही होता तो ठीक होता, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी गहरी क्लीवेज थी जो लोगों को उसमें कूदने के लिए आमंत्रित करती प्रतीत होती थी। लेकिन चूंकि वह मंच पर खड़ी थी, इसलिए उसे ठीक से देखना असंभव था। कई लोग चुपके से अपने पंजों पर खड़े हुए, फिर निराश होकर वापस बैठ गए। उन्होंने ऊपर ऊंची जगह पर बने निजी बॉक्सों की ओर देखा और ईर्ष्या से भर उठे। मोटेयू, शॉ हो और बाकी लोगों की आंखें मानो बाहर निकल आईं। यहाँ तक कि शी फैंग की निगाहें भी कुछ बेजान सी हो गईं। वे सब बिल्कुल साफ दीवार से चिपके हुए थे। लॉन चेन को तो इस बात की भी थोड़ी चिंता थी कि कहीं वे दीवार से ज्यादा चिपक कर गिर न जाएं। लेकिन लॉन चेन ने यह भी माना कि यह महिला बेहद खूबसूरत थी।
हालांकि वह मेन क्यूई से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद चू याओ से भी थोड़ी ज्यादा आकर्षक थी। बेशक इसका कुछ श्रेय उनके स्वाभाविक आकर्षण को जाता था, तो कुछ श्रेय उनके खुद को खूबसूरती से सजाने संवारने की कला को। उनके इस चुस्त दुरुस्त कपड़ों में, जो लगभग कुछ भी नहीं छिपाते थे, उनकी सुंदरता मानो विनाशकारी थी, जिसने उनकी सुंदरता को मात्र 60% से बढ़ाकर 100% से भी अधिक कर दिया था। लॉन चेन ने मोटे यू के कंधों पर थपथपाते हुए डांटते हुए कहा, क्या तुम लोग थोड़े समझदार हो सकते हो? शी फैंग और बाकी सबने खुद को संभाला और जल्दी से पीछे हट गए। फेटी यू ने हल्के से कहा, भाई लॉन, चिंता मत करो, दीवार बहुत मजबूत है। मुझे दीवार की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि अगर तुम देखते रहोगे तो लार फर्श पर फैल सकती है। लॉन चेन ने लार के एक धब्बे की ओर इशारा किया। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए और वे जल्दी से अपनी सीटों पर लौट गए। वे लॉन चेन के संयम की प्रशंसा किए बिना भी नहीं रह सके। वह महिला स्पष्ट रूप से भीड़ की प्रतिक्रिया की आदी हो चुकी थी और बिल्कुल भी असहज नहीं लग रही थी। इसके बजाय उन्होंने बड़े ही भव्य अंदाज में घोषणा की, मैं याओ निकियान हूं और आप मुझे निकियान कह सकते हैं। मुझे आशा है कि इस बार की नीलामी की बागडोर संभालते समय आप सभी मेरा ख्याल रखेंगे। ये कहने के बाद याओ निकियान ने शालीनता से थोड़ा झुककर अभिवादन किया और वह दृश्य जो मूल रूप से केवल निजी बॉक्स से ही देखा जा सकता था, सभी के सामने प्रकट हो गया। नीचे मौजूद भीड़ में तुरंत ही जबरदस्त हंगामा मच गया, लेकिन बदकिस्मती से याओ निकियान की हरकतें बेहद तेज थीं। इससे पहले कि सब लोग पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाते, वह अपनी गरिमापूर्ण खड़ी मुद्रा में लौट आई थी। लॉन चेन की हुआयुन पवेलियन के प्रति प्रशंसा बढ़ती ही जा रही थी। फू गुई से लेकर कियान फू और वर्तमान मुख्य नीलामीकर्ता तक हर कोई अधिक से अधिक पैसा कमाने पर पूरी तरह से केंद्रित था। उनकी नीलामी को सीधे सीधे मुझे अपना पैसा दो नीलामी कहना ज्यादा उचित होगा, लेकिन लॉन चेन को यह मानना पड़ा कि याओ निकियान वाकई कुशल थी। वह पुरुषों के दिलों को पूरी तरह से वश में करने में सक्षम थी। उसकी मोहक अदाएं, उसका जल्दी से प्रकट होना और फिर उसे छिपा लेना, ऐसा दृश्य सभी पुरुषों की वासना को जगा देता था। नीलामी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन कई युवा लोगों की सांसें पहले से ही तेज चलने लगी थी। अब लॉन चेन को याद आया कि फुगुई ने शुरुआत में उससे क्या कहा था, नीलामी में की गई सजावट के जरिए उनका सारा सामान अविश्वसनीय रूप से ऊंचे दामों पर बिकेगा। लॉन चेन को अब इस बात पर यकीन हो गया था। ये दृश्य देखकर सब लोग याओ निकियान की चाल का अनुसरण करने लगे थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, मंच का मध्य भाग धीरे धीरे खुला और एक पत्थर का चबूतरा ऊपर उठ गया। याओ निकियान की हरकतों के बाद मंच एक खिलते हुए फूल की तरह खुल गया और एक छोटा पत्थर का चबूतरा ऊपर उठाया। वह तंत्र उतना उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन पूरा उपकरण हाथीदांत से बना था और जैद की तरह शुद्ध था, जिसके कारण इसने कई लोगों को सचमुच चौंका दिया। पत्थर के चबूतरे के ऊपर एक चमकीला सुनहरा युद्ध कवच तैर रहा था। वह युद्ध कवच बेहद मोटा था और उसकी सुनहरी चमक से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसका वजन कम से कम 100 पाउंड होगा। इतने भारी वजन के साथ न तो लॉन चेन और न ही ग्रैंड मास्टर युनची केवल आध्यात्मिक शक्ति से उसे हवा में स्थिर रख सकते थे। लेकिन जब लॉन चेन ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से इस पर विचार किया, तो उसने अपना सिर हिलाया और मन ही मन खुद को कोसा। वह कवच वास्तव में कुछ बहुत पतले सहारे पर टिका हुआ था। कवच की लंबाई और उसकी स्थिति के कारण उसने उन सहारे को पूरी तरह से छिपा दिया था। याओ निकियान की मनमोहक आवाज गूंजी, ये सुनहरा कवच पूरी तरह से सोने का बना है, जिसमें थोड़ी मात्रा में तांबा मिलाया गया है। यह एक प्रसिद्ध कारीगर द्वारा बनाया गया है और इसकी सुरक्षा बेहद प्रभावशाली है। याओ निकियान के हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। उसने कवच पर इतनी तेजी से वार किया कि कई लोगों की नजरों में ये बिजली की तरह स्तब्ध रह गया। वार की गति से उत्पन्न ठंडी हवा ने सभी को प्रतिक्रिया करने से पहले ही घेर लिया और सुनहरे कवच से एक स्पष्ट झंझनाहट की आवाज आई। उसके अभी अभी किए गए वार ने सबको चौंका दिया था। हुआयुन पवेलियन वाकई बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि एक नीलामीकर्ता भी रक्त संघनन विशेषज्ञ था। और उसके वार की गति से यह स्पष्ट था कि उसके हमले में जरा भी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती थी। वह रक्त संघनन की कला में माहिर थी। उन लोगों में से कुछ जिन्होंने उस मनमोहक महिला को अपने घर वापस लाने की योजना बनाई थी, उन्होंने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। सब लोग साफ देख सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी मैं सुनहरे कवच पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाया। इसकी कठोरता वाकई चौंकाने वाली है, याओ निकियान ने भीड़ से कहा। लेकिन उसकी मोहक आंखों को देखकर और अभी अभी उसके द्वारा किए गए वार से उत्पन्न भयंकर हवा के झोंके को याद करते हुए कई लोगों को पहले से ही यह महसूस होने लगा था कि वही वह चीज थी जिसकी कठोरता सबसे चौंकाने वाली थी। इस बार हमारी पहली वस्तु स्वर्ण कवच है। न्यूनतम कीमत 1 लाख सोने के सिक्के निर्धारित की गई है। प्रत्येक बोली पिछली बोली से कम 10,000 सोने के सिक्के अधिक होनी चाहिए। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। याओ निकियान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने एक छोटा सा लकड़ी का हथौड़ा उठाया और उसे अपने सामने हल्के से बजाया। 150,000, 180,000, 250,000। असंख्य बोली लगाने वाले तुरंत हरकत में आ गए। लेकिन नीलामी अभी शुरू ही हुई थी, इसलिए सभी लोग अभी भी बहुत सतर्क थे। कीमत में केवल दसियों हजार की ही बढ़ोतरी हुई। हालांकि लोगों की अधिकता के कारण कीमत लगातार बढ़ती रही। यहाँ तक कि शी फैंग भी लालच से खुद को रोक नहीं पाया और उसने 2 बार बोली लगाई, लेकिन उसकी आवाज तुरंत दब गई। लॉन चेन ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। व्यापारी सचमुच सभी बुरे होते हैं। वे सचमुच सबका पैसा हड़पने की योजना बना रहे थे। ये सोने का कवच निश्चित रूप से 10 लाख से अधिक में बिकेगा। इसीलिए याओ निकियान ने इतनी कम शुरुआती कीमत रखी थी। इसका मकसद धीरे धीरे सबको लुभाना और सबका उत्साह बढ़ाना था। ये बिल्कुल मेढक को उबालने जैसा था। अगर याओ निकियान का प्रदर्शन बहुत ही मोहक होता, तो कई लोग अंदर ही अंदर सतर्क हो जाते। हालांकि ज्यादातर पुरुष अपनी शारीरिक इच्छाओं से काम लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग मूर्ख होते हैं। अब याओ निकियान बेहद शांत दिख रही थी। वह कभी कभार ही कुछ शब्द बोलती थी, लेकिन जब भी कोई ऊंची कीमत लगाता, उसकी निगाहें हमेशा चमक उठती और कुछ देर उस व्यक्ति पर ठहर जाती। शी फैंग को छोड़ दो, वह चीज बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। शुरुआती कीमत से धोखा मत खाना, लॉन चेन ने सलाह दी। हालांकि नीलामी के लिए वह सुनहरा कवच देखने में अच्छा लग रहा था और उसकी सुरक्षा अचूक थी, लेकिन असल में वह उतना व्यवहारिक नहीं था। वह सिर्फ छोटी लड़ाइयों में ही काम आता था। बड़ी लड़ाई में भला कौन इतना भड़केला कवच पहनेगा? और अगर आप ऐसे भारी भरकम कवच को बाकी समय भी पहनते, तो मानो मौत को दावत दे रहे हो। और भले ही यह एक छोटी सी लड़ाई हो, अगर आप पर्याप्त युद्ध शक्ति के बिना इस तरह का चमकदार कवच पहनते हैं, तो ये भी मौत को न्योता देने से कम नहीं होगा।
सेनाओं के बीच युद्ध में मुख्य उद्देश्य विरोधी अधिकारियों को मार गिराना होता था। इतने भड़कीले कपड़े पहनने से निश्चित रूप से मुसीबत मोल ली जाती थी। सच कहे तो ये कवच सिर्फ दिखावे के लिए था। अगर यह वाकई में अच्छा होता तो हुआयुन पवेलियन इसे पहली वस्तु के रूप में प्रदर्शित करने की मूर्खता नहीं करता। आमतौर पर नीलामी में पेश की जाने वाली पहली वस्तु का चयन करना नीलामीकर्ताओं के लिए सबसे कठिन होता था। ये लोगों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, लेकिन बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका बाद में पेश की जाने वाली वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। और इस प्रकार ये सुनहरा कवच, जो देखने में तो बहुत प्रभावशाली था लेकिन जिसका कोई खास उपयोग नहीं था, नीलामी शुरू करने के लिए चुना गया। जैसा कि उम्मीद थी, इसने काफी लोगों को आकर्षित किया। लॉन चेन की बात सुनकर शी फैंग ने भी अपना इरादा बदल दिया। पहले तो उसने सोचा था कि 1 लाख की शुरुआती कीमत पर उसे ये 3 लाख से कम में मिल जाना चाहिए। उसने दूसरे की चालबाजी के बारे में सोचा ही नहीं था। कुछ ही पलों में सोने के कवच की कीमत 8 लाख से भी अधिक हो गई थी। और बोली अभी भी जारी थी। इससे शी फैंग ने इसके बारे में सोचना पूरी तरह से छोड़ दिया। धिक्कार है, क्या ये लोग अब भी इंसान हैं? ये इतना पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? शॉ हो ने घबराकर कहा। यहाँ आमंत्रित होने के योग्य सभी लोगों के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन है। केवल पहली वस्तु ही ऐसी है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बाकी वस्तुओं के लिए बोली किस स्तर तक पहुंचेगी, मोटेयू ने आह भरते हुए कहा। हालांकि वे सभी कुलीन वर्ग के उत्तराधिकारी होने के नाते कुलीन वर्ग का हिस्सा थे, फिर भी खर्च किए जा रहे सोने के सिक्कों की मात्रा देखकर वे अवाक रह गए। जब लॉन चेन ने ली हाउ से लड़ाई की थी, तब उनके समूह में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति मोटेयू था। उसने बचपन से ही सारा पैसा बचाया था और फिर भी उसके पास केवल 80,000 सोने के सिक्के ही बचे थे। जैसे ही वे आहें भर रहे थे, सोने के कवच की बोली ने आसानी से 10 लाख सोने के सिक्कों का आंकड़ा पार कर लिया। 1,50,000, 1,80,000, 1,150,000। 10 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद भी बोली लगाने वालों की संख्या में अब भी लगभग 1 दर्जन लोग बचे थे। वे सुनहरे कवच को देखकर इतने मोहित हो गए थे कि उनकी आंखें भी कुछ लाल हो गई थी। 1500, 000। अचानक जिया चानफेन की आवाज उनके निजी कमरे से आई, जिससे बोलियों में काफी हद तक शांति छा गई। वह सचमुच ग्रैंड शिया के युवराज बनने के योग्य है। एक ही नजर में उसने सोने के कवच की कीमत का अंदाजा लगा लिया। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगाएगा? याओ निकियान ने प्रशंसा से कहा। 1,510,000, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। 1,800,000। शिया चानफेन की आवाज पहले की तरह ही शांत थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ मजाक कर रहा हो। उसकी आवाज से दूसरों को बेचैनी महसूस होने लगी। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। सिर हिलाते हुए उसने बोली लगाना बंद कर दिया। ये स्पष्ट था कि 1,08,00,000 सोने के सिक्के उसकी अधिकतम सीमा को पार कर चुके थे। 1,08,00,000 एक बार में, 1,08,00,000 दो बार जा रहे हैं। ये कवच 1,08,00,000 में बिका। ग्रैंड शिया के राजकुमार को बधाई। इस स्वर्ण कवच को खरीदकर आप इस बार की नीलामी के पहले विजेता बन गए हैं। बधाई हो। याओ निकियान के शब्द इतने सधे हुए थे कि लोगों को सहज और आरामदायक महसूस हो। लॉन चेन के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह वास्तव में एक कुशल व्यवसाय महिला थी। हाँ, ये तो बस थोड़े से पैसे हैं। मुझे हैरानी है कि क्या इस राजकुमार में युवती को शाम के खाने पर आमंत्रित करने की योग्यता है। जिया चानफेंग अचानक अपने निजी कमरे से बाहर निकला और याओ निकियान को रात के खाने पर बुलाया। आदरणीय ग्रैंड शिया राजकुमार, ये छोटा बच्चा इतनी शान शौकत नहीं सह सकता। हालांकि अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है, याओ निकियान हंसते हुए बोले। ये राजकुमार बहुत ही असभ्य था। कृपया जारी रखें, जिया चानफेंग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। वह आत्मविश्वास और सहजता से अपने निजी कमरे में लौट गया। शिया चानफेंग को देखते ही लॉन चेन के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। क्या वह सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर याओ निकियान जैसी कुशल महिला से बुद्धि की लड़ाई लड़ने की हिम्मत कर रहा था? दूसरी वस्तु को बाहर लाया गया और जैसा कि लॉन चेन ने उम्मीद की थी, यह उस सुनहरे कवच की तरह चमकीली लेकिन बेकार वस्तु नहीं थी। ये वस्तु सचमुच दिखावटी नहीं थी, ये एक भूखंड का दस्तावेज था। लॉन चेन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इसे सामने लाया गया तो इसने काफी हलचल मचा दी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह कार्य वास्तव में कुछ लोगों को काफी आकर्षक लगा। इसका श्रेय हुआयुन मंडप की भव्यता को भी जाता है। उनकी नीलामी की वस्तुएं सभी को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी। नीलामी में आने वाला हर व्यक्ति अपनी रुचि की कोई न कोई चीज जरूर पा लेता था। नीलामी में पेश की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं को उन्होंने 1 साल तक बचत करने के बाद ही इकट्ठा किया था, और इस तरह की नीलामी की तैयारी के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता थी। नीलामी प्रतियोगिता के बाद वह संपत्ति का दस्तावेज एक धनी व्यापारी ने 8 मिलियन सोने के सिक्कों में खरीद लिया। उसे प्राप्त करते ही वह खुशी से पागल हो गया। ऐसा लगा जैसे उसने खूब मुनाफा कमाया हो। 3 और वस्तुएं लाई गई। हालांकि सभी वस्तुएं बहुत ही अनोखी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी लॉन चेन की रुचि नहीं जगाई। लेकिन जिस बात ने लॉन चेन को चौंका दिया, वह छठी वस्तु थी। वह वास्तव में एक जीवित प्राणी था। एक छोटा बाघ पिंजरे में फंसा हुआ था। वह 5 फीट लंबा था, लेकिन उसके फर से साफ पता चल रहा था कि उसका जन्म अभी अभी हुआ है। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी और वह बेहद प्यारा लग रहा था। द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव स्वर्ण धारीदार बाघ। इसके फर पर विशेष सुनहरी धारियां होती हैं और पूर्ण रूप से विकसित होने पर यह अत्यंत सुंदर दिखाई देगा। मुझे यकीन है कि सभी जानते हैं कि द्वितीय श्रेणी के जादुई जीवों में स्वर्ण धारीदार बाघ को वश में करना सबसे आसान है। दूसरे शब्दों में, बिना किसी विशेष साधना स्तर वाला व्यक्ति भी इसे पाल सकता है। स्वर्ण धारीदार बाघ अपने जीवनकाल में केवल 5 बार प्रजनन करता है, इसलिए ये शिशु बाघ बहुत कीमती है। सभी को इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। स्वर्ण धारीदार बाघ शिशु की शुरुआती बोली 5 लाख सोने के सिक्कों से शुरू होती है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, भीड़ बेकाबू हो गई और लोग जोर जोर से बोलियां लगाने लगे। 600,000, 800,000, 1,100,000। एक बार द्वितीय श्रेणी का शिशु जादुई प्राणी बड़ा हो जाए तो वह रक्त संघनन विशेषज्ञ के बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी युद्ध क्षमता अधिकांश रक्त संघनन साधकों से भी कहीं अधिक होगी। भला कौन आकर्षित नहीं होगा? धिक्कार है, मुझे ये चाहिए, लेकिन इसकी कीमत आसमान छू रही है। शी फैन शायद ही कभी गाली देता था, लेकिन इस बार वह खुद को रोक नहीं पाया। गोल्डन स्ट्राइप टाइगर सचमुच बहुत आकर्षक था। ये सिर्फ शी फैन ही नहीं था, लॉन चेन भी ललचा रहा था।
उस समय वह विशेष रूप से मेन क्यूई के जादुई जानवर की प्रशंसा करता था। हालांकि वह पशु प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन अगर वह इस जादुई जानवर को अपने पर भरोसा करना सिखा देता तो वह इसका इस्तेमाल लड़ाई में भी कर पाता। जब कीमत 15 लाख के पार पहुंच चुकी थी तभी लॉन चेन अचानक चिल्लाया 3 मिलियन। लॉन चेन ने तुरंत कीमत दोगुनी कर दी, जिससे काफी लोग पीछे हट गए। 3 मिलियन की कीमत तो कई लोगों को डराने वाली थी और भीड़ में सन्नाटा छा गया। लॉन चेन मन ही मन खुशी से झूम उठा। अगर कीमतें धीरे धीरे बढ़ती रहती तो शायद 3 मिलियन भी सबको रोक नहीं पाते। अब जब उसने कीमत इतनी तेजी से बढ़ा दी थी तो लग रहा था कि वह जीत जाएगा। 3 मिलियन 10,000। जैसे ही लॉन चेन को लगा कि सुनहरा धारीदार बाघ का बच्चा उसके हाथों में आ गिरेगा, तभी नफरत से भरी एक महिला की आवाज सुनाई दी, अध्याय 56 घास को तारों में मिलाना। जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, लॉन चेन ने पहचान लिया कि यह शिया बाइची की आवाज है। जब वह उससे गर्भनिरोधक गोलियों को लेकर हुई लड़ाई हार गई और उसने गुस्से में आकर अपने और वेई कैन के बीच हुए घोटाले का खुलासा किया, तो ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से गायब हो गई हो। अब ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ख महिला उसे सुनहरे धारीदार बाघ के बच्चे को इतनी आसानी से हासिल नहीं करने देगी। 3 मिलियन 500,000। 3 मिलियन 510,000। जैसे ही लॉन चेन ने पलटवार किया, जिया बाइची ने बिना किसी झिझक के तुरंत उसका अनुसरण किया। बाकी भीड़ पूरी तरह से शांत थी। वास्तव में एक औसत गोल्डन स्ट्राइप टाइगर की कीमत लगभग 20 लाख से 25 लाख के बीच थी, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण इसे इतनी आसानी से खरीदा नहीं जा सकता था। शिशु को उसकी मां से अलग करते ही तुरंत बेच देना पड़ता था। अन्यथा अगर कुछ सप्ताह भी बीत जाते तो शिशु बहुत बड़ा हो जाता और उसे पालतू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता, जिससे वह कीमत के लायक नहीं रह जाता। इसीलिए लॉन चेन की 3 मिलियन की बोली वास्तव में काफी वाजिब थी। चूंकि ऐसा अवसर दुर्लभ था, इसलिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा खर्च करना उचित था। अब जब कीमत 3.5 मिलियन से ऊपर पहुंच गई थी तो लॉन चेन ने इसे खरीदने का इरादा छोड़ दिया था। हालांकि चूंकि यह जिया बाइची का मामला था, इसलिए वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। उसे स्टार फ्यूजन ग्रास चाहिए थी। ये बहुत जल्द उपलब्ध होने वाली थी और अगर उस बेवकूफ औरत ने जानबूझकर उसके साथ छेड़छाड़ की तो स्टार फ्यूजन ग्रास की कीमत इतनी बढ़ सकती थी कि वह उसे खरीद न सके। 4 मिलियन। लॉन चेन ने अपने दांत पीसे और उसकी आवाज में गुस्से की झलक दिखाई दी। 4 मिलियन 10,000। जिया बाइची को मानो लॉन चेन का गुस्सा सुनाई दिया। उसका मूड एकदम सुधर गया और उसकी आवाज में खुशी भी झलकने लगी। लॉन चेन को और भी यकीन हो गया कि यह बेवकूफ औरत उससे खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे इस सुनहरे धब्बेदार बाघ में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, उसका निशाना तो वही था। 5 मिलियन। लॉन चेन ने गुस्से से जवाब दिया। 5 मिलियन 10,000। जैसा कि उम्मीद थी, लॉन चेन की बोली लगाते ही तुरंत जिया बाइची की आवाज सुनाई दी। भीड़ दोनों के निजी कमरों पर नजर रख रही थी। सभी समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। वह महिला ग्रैंड शिया की राजकुमारी है, लेकिन दूसरे निजी कमरे में मौजूद व्यक्ति की आवाज सुनकर लगता है कि वह बहुत छोटा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी आवाज पहचान पा रही हूँ। वाह, क्या तुम्हें कोई खबर भी मिलती है? क्या तुम फीनिक्स प्राई के जूनियर पीढ़ी के नंबर 1 योद्धा की आवाज नहीं पहचानते? इस याद दिलाने पर वह व्यक्ति तुरंत समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रैंड शिया की राजकुमारी उसके खिलाफ जाएगी। आखिर वह लॉन चेन ही था। फीनिक्स प्राई लैंटर्न फेस्टिवल के दिन सभी ने जिया बाइची को लॉन चेन से हारते हुए देखा था और इस हार के बाद उसकी बदनामी हो गई थी। अब सभी लोग उससे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि लॉन चेन की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि अब वह लॉन चेन को अपना निशाना बना रही थी। याओ निकियान ने लॉन चेन के निजी कमरे से जिया बाइची के निजी कमरे की ओर देखा। वह क्या सोच रही थी यह कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके मनमोहक होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। बाइची, ज्यादा खर्च मत करो। नीलामी अभी शुरू ही हुई है और हमें अभी देखना है कि आगे नीलामी में और भी अच्छी चीजें मिलेंगी या नहीं। हम सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। शिया जानफेंग ने शिया बाइची को सलाह दी। ये तो बस शुरुआत थी, सबसे बेहतरीन चीजें तो अभी आनी बाकी थी, और अगर उनके पास पैसे समय से पहले ही खत्म हो गए तो वे बस देखते रह जाएंगे कि कैसे कीमती चीजें दूसरे लोग ले जाते हैं। नहीं, उसने मुझे इतना अपमानित किया है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। मैंने उस बदमाश के हाथों अपनी शक्ति भी खो दी है। चिंता मत करो, मैं अपने निजी पैसों से ही खर्च करूंगा। मैं तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। जिया बाइची गुस्से से लॉन चेन के निजी कमरे की ओर घूर रहा था। तो ठीक है, लेकिन भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे, इसलिए थोड़ा शांत हो जाए। अगर वह फिर से कीमत बढ़ा दे तो इसे नजरअंदाज कर दीजिए। शिया बाइची की हठधर्मिता देखकर शिया चानफेन के पास भी उसे शांत करने का कोई उपाय नहीं था। वह अपनी इस छोटी बहन को संभाल नहीं पा रहा था। आखिर वह एक औषधि साधिका थी, जिसे औषधि विशेषज्ञ भी माना जा सकता था, और ये दर्जा तो राजकुमार के रूप में उसके दर्जे से भी थोड़ा अधिक था। लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर वह खेलना चाहती है तो वह भी खेलेगा। वैसे भी यूं ही इंतजार करना उबाऊ था। राजकुमारी बाइची को सुनहरे धब्बेदार बाघ के बच्चे को प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई, याओ निकियान ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ सहायकों ने बच्चे को नीचे उतारा। चूंकि इसकी कीमत पहले ही आसमान छू रही थी, यानी 5 मिलियन सोने के सिक्कों तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे एक बार दो बार कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सीधे सीधे ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे केवल एक अजीब सी खामोशी ही पैदा होती। शिया बाइची हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि लॉन चेन ने उसके पैसे बर्बाद करने की साजिश रची थी, तो वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, लॉन चेन, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। जब आपका सामना किसी पागल व्यक्ति के चिल्लाने और गाली गलौज से हो, तो आप उससे बहस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि आप किसी मूर्ख से बहस कभी नहीं जीत सकते, और दूसरी बात, अगर आप जीत भी गए तो भी यह एक तरह की शर्मिंदगी होगी। इसलिए लॉन चेन बस हंस पड़ा और अपने निजी कमरे में छिप गया। वह कल्पना कर सकता था कि जिया बाइची के चेहरे पर इस समय क्या भाव होंगे। नीलामी जारी रही और तरह तरह की कीमती और अनोखी चीजें पेश की गईं, जिन्होंने दर्शकों को चकित कर दिया। लेकिन लॉन चेन पहले की तरह शांत नहीं था। उसने लगभग हर एक चीज के लिए कम से कम एक बोली जोर जोर से लगाई। इसका नतीजा ये हुआ कि जब तक लॉन चेन बोली लगाता, जिया बाइची तुरंत उसका अनुसरण करती। वह हमेशा उससे 10,000 अधिक की बोली लगाती, और कुछ समय के लिए नीलामी उन दोनों के बीच एक युद्ध क्षेत्र बन गई। 1,800,000, 1,810,000, 2,500,000, 2,510,000। अल्पविराम। याओ निकियान एक तरफ हंस पड़ी।
दोनों पक्षों के लोग पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाईची, बखेड़ा खड़ा करना बंद करो। वो साफ तौर पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, वो काफी नहीं होगा, जिया चानफेंग ने गुस्से से कहा। लॉन चेन की उत्साहपूर्ण मदद से जिया बाईची ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक वस्तुएं खरीद ली थी, जिनमें से अधिकांश उसके लिए बिल्कुल बेकार थी। वह पहले ही 200 मिलियन सोने के सिक्के खर्च कर चुकी थी। शिया चानफेंग को थोड़ा अफसोस हुआ। असल में शिया बाईची आना ही नहीं चाहती थी। वेई कान के साथ उसके प्रेम प्रसंग की खबर पूरे शहर में फैल जाने के कारण वह अपने कमरे में छिपी रही और किसी को भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन जिया चानफेंग उसे इस नीलामी में इसलिए लाना चाहता था ताकि उसका मूड ठीक हो जाए और साथ ही उसे अपनी मनपसंद चीजों के लिए बोली लगाने में आर्थिक सहायता भी मिल सके। आखिरकार दवा बनाने की प्रशिक्षु होने के नाते उसके पास काफी पैसा था। हालांकि जिया बाईची ने थोड़े ही समय में 200 मिलियन सोने के सिक्के लुटा दिए थे। वह इस बात से बेहद दुखी था कि वह कितना पैसा बर्बाद कर रही थी। इस समय जिया बाईची भी स्पष्ट हो गई थी। उसके पास चाहे कितना भी पैसा हो, वह यहाँ सब कुछ नहीं खरीद सकती थी। अगर वह इसी तरह चलती रही तो वह लॉन चेन की योजना में ही फंसती चली जाएगी। राजकुमारी, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बदला लेना चाहती हैं, तो लॉन चेन की सचमुच कुछ करने का इंतजार कीजिए। तब बदला लेने में देर नहीं होगी, युवराज चुयांग मुस्कुराते हुए बोले। जी हाँ, भाई चुयांग सही कह रहे हैं। चूंकि उनके पास एक निजी कमरा है, इसलिए हुआयुन पवेलियन को यह उम्मीद जरूर होगी कि वो कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीदने की योजना बना रहे हैं, जिया चानफेंग ने सलाह दी। उन दोनों की बातें सुनकर शिया बाईची का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन लॉन चेन के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ती चली गई। जब से उसकी मुलाकात लॉन चेन से हुई थी, तब से उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था। लॉन चेन उसका कट्टर दुश्मन था, जो उसे पूरी तरह से दबा देता था। शिया बाईची ने अब लॉन चेन के साथ बोली लगाने की होड़ बंद कर दी। दोनों के शांत होने के बाद नीलामी एक बार फिर सामान्य रूप से चलने लगी। इस समय तक आसमान में अंधेरा छा चुका था। रात का खाना परोसने के लिए नीलामी को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। फिर पर्दे खोले गए और सैकड़ों महिलाएं स्वादिष्ट भोजन और शराब से भरी खाने की गाड़ियों के साथ बाहर निकली। हुआयुन पवेलियन द्वारा ये रात्रिभोज निःशुल्क दिया गया था। उन्हें डर था कि अगर लोग भूखे रह गए तो वे चले जाएंगे। भाई लॉन्ग, हमें भी नीचे चलना चाहिए। सच कहूं तो आपके और शिया बाईची के साथ जो कुछ हो रहा था, उससे हम इतने घबरा गए थे कि अब हमें बहुत भूख लग रही है, मोटेयू ने कहा। नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन चेन ने अपना सिर हिलाया। 2 खूबसूरत नौकरानियां एक लंबी मेज लेकर आई और उसे नीचे रख दिया। मेज पर दर्जनों लजीज व्यंजन सजे हुए थे। उनकी सुगंध से लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन उस मोटेयू ने अपनी भूख को पूरी तरह से भुलाकर केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से दोनों नौकरानियों को देखा। सब लोग खाना खा लीजिए, हम शराब परोस देते हैं। उन दोनों नौकरानियों ने मोटेयू की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उनकी निगाहें खुशी से लॉन चेन पर टिकी थी। ओह, तो आप लोग हैं। लॉन चेन को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि ये दोनों उन 4 लोगों में से थे जिन्होंने पहले हुआयुन पवेलियन में आने पर उनका स्वागत किया था। अरे युवा स्वामी लॉन चेन, तो आपको वास्तव में हम याद हैं। वे दोनों महिलाएं उनकी उपस्थिति से उत्साहित थीं। उनमें से एक ने इधर उधर चोरी छिपे नजर डाली और फिर एक छोटी सी किताब निकाली। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसने पूछा, युवा स्वामी लॉन चेन, क्या आप मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? लॉन चेन ने खाली निगाहों से देखा। छोटी सी किताब उठाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पन्ने पर तलवार जैसी भौहों, तारों जैसी आंखों और लहराते काले बालों वाले एक लंबे, आकर्षक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था। उस आदमी को गौर से देखने पर पता चलता था कि वह वास्तव में उससे 80% मिलता जुलता था, हालांकि वह उससे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक था। क्या ये मैं ही हूँ? लॉन चेन ने संदेह से पूछा। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? न सिर्फ दोनों नौकरानियां, बल्कि शी फैंग और बाकी लोग भी हैरान थे। ये फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल का हॉटकवर लिमिटेड एडिशन है। इसकी कीमत 35 सोने के सिक्के है। इसे खरीदने के लिए हमने अपनी आधी सालाना तनख्वाह खर्च कर दी। हम आपसे विनती कर रहे हैं, कृपया क्या आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल नामक इस पुस्तक को खोलकर अंदर की सामग्री देखकर वह भी प्रशंसा से भर उठा। इस पुस्तक को पढ़ने से अनायास ही किसी का हृदय रोमांचित हो जाता है। उसे भी इसे खरीदने की तीव्र इच्छा हुई। नौकरानियों द्वारा उसे दिए गए लेखन ब्रश को देखकर लॉन चेन कड़वाहट से हंसा। क्या तुम लोगों ने इसकी पहले से योजना बनाई थी? दोनों नौकरानियां शर्म से लाल हो गईं। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। वे दोनों लॉन चेन को खाना देने के बहाने सिर्फ उसे देखने के लिए दौड़कर आई थी। ब्रश लहराते हुए लॉन चेन ने कवर पर अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा। जब वह साधना करने में असमर्थ था, तब उसकी माँ हमेशा उसे पढ़ना लिखना सिखाने में समय बिताती थी, इसलिए उसकी लिखावट बेहद निपुण थी। और अब जब वह अभ्यास कर सकता था, तो उसके ब्रश की हर स्ट्रोक में एक सशक्त भव्यता होती थी और वह तलवार जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति से भरी होती थी। जब लॉन चेन ने उन्हें उनकी किताब वापस दी तो दोनों नौकरानियां बेहद उत्साहित हो गईं। उन्होंने चेन को धन्यवाद दिया और जल्दी से भाग गईं। उन्होंने शराब डालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वे शायद अपनी साथी नौकरानियों को दिखाने के लिए दौड़ पड़ी। भाई लॉन, मेरे परिवार ने उस किताब की सैकड़ों प्रतियां जमा कर ली हैं। क्या आप मेरी हर एक प्रति पर हस्ताक्षर करने में मेरी मदद करेंगे? शॉ हो ने आंखें घुमाई और उस पर हंस पड़ा। इसे छोड़ दो। तुम्हारी लापरवाही को देखते हुए इन्हें भंडार में रखना ही बेहतर है। क्या तुम भाई लॉन द्वारा हस्ताक्षरित वस्तुओं को लाभ के लिए बेचने की योजना नहीं बना रहे हो? उनके समूह के एक अन्य कुलीन उत्तराधिकारी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बकवास, क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? शॉ हो ने गुस्से से जवाब दिया, लेकिन सबकी तिरस्कार भरी नजरों को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसने बाहें फैला दी। मैं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लॉन के हस्ताक्षर की कीमत कितनी है। अपना मुंह बंद करो, चलो खाना खाते हैं। लॉन चेन ने गाली दी और सब लोग हंस पड़े। फिर सब लोग लाए गए खाने को खाने लगे। खाना खत्म होने के बाद वे दोनों नौकरानियां वापस आई और खाने की मेज ले गईं, साथ ही चाय और फल भी पेश किए। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में नीलामी फिर से शुरू हो गई। याओ निक्यान की मनमोहक आवाज गूंज उठी। नीलामी में अगली वस्तु 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास है। 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास की नीलामी होने की खबर सुनकर लॉन चेन का दिल उछल पड़ा। नीलामी में आने का उसका असली मकसद यही था, उसे इसे हर हाल में हासिल करना था। यदि उसे 1000 वर्ष पुरानी तारा समलन घास मिल जाती, तो वह निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली तारा समलन गोली बना पाता।
और ऐसी तारा समलन गोली से चुयाओ के शरीर में मौजूद बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को दूर करने की पूरी संभावना होती। असल में लॉन चेन ने 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने सोचा था कि 100 साल पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास ही काफी होगी। आखिर 100 साल पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास भी मिलना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार फ्यूजन ग्रास कई तरह की दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों में एक आवश्यक घटक थी। स्टार फ्यूजन ग्रास को इकट्ठा करना भी बेहद मुश्किल था, इसलिए इसकी आपूर्ति बहुत कम थी। साधारण स्टार फ्यूजन ग्रास और 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजन ग्रास से गोलियां बनाने की तुलना करना नामुमकिन था। चू याओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। असल में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इस स्टार फ्यूजन ग्रास को हासिल करना कोई समस्या होगी, इसलिए उसने इसे चोरी छिपे खरीदने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन सच कहे तो इससे शायद कोई फायदा नहीं होता। हुआयुन पवेलियन ने सभी गुप्त रास्तों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर इसकी खबर लीक हो जाती तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। हालांकि स्टार फ्यूजन ग्रास दुर्लभ थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसके बहुत सारे रसायन शास्त्री हों। लॉन चेन को अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे खरीदने का पूरा भरोसा था। लेकिन अब उस मूर्ख शिया बाईची ने उसके साथ खिलवाड़ करने का फैसला कर लिया था। अगर उसने उसे अपना मकसद बता दिया तो वह मूर्ख औरत लॉन चेन को अपना सारा पैसा लुटाने पर मजबूर कर देगी, यहाँ तक कि उसके पास पहनने के कपड़े भी नहीं बचेंगे। यही कारण था कि लॉन चेन हर वस्तु पर बोली लगाता था, चाहे वह कुछ भी हो। और जैसा कि अपेक्षित था, वह भी हर बार ऊंची बोली लगाती थी। उसने जानबूझकर खुद को उसके खिलाफ खड़ा किया ताकि उसे नुकसान हो। यह उसकी स्टार फ्यूजन ग्रास के लिए एक चाल थी। 1000 साल पुरानी तारा संक्षारक घास की 10 डंठलें, जो दूसरे दर्जे की औषधीय गोलियों के लिए एक आवश्यक सामग्री है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितनी कीमती चीज है। शुरुआती कीमत 5 लाख सोने के सिक्के है। याओ निकियान ने घोषणा की। 700,000, 800,000, डॉट। कम से कम 10 लोगों ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकतर बुजुर्ग चेहरे वाले थे। लॉन चेन उनमें से कुछ को जानता था। ये सभी वे लोग थे जिन्हें उसने रसायन शास्त्री संघ में देखा था, लेकिन वे सभी औषधि प्रशिक्षु थे। वहाँ कुछ अपरिचित चेहरे थे, लेकिन वे भी संभवतः रसायन शास्त्री ही थे। अन्य लोगों को ये ठीक से पता नहीं होता कि ऐसी वस्तु कितनी कीमती है या इसका उपयोग कैसे किया जाता है। 2 लाख वरिष्ठों में से एक ने 18 लाख की बोली लगाकर बाकी सभी बोलीदाताओं को चुप करा दिया। याओ निकियान ने अपनी गिनती शुरू ही की थी कि तभी लॉन चेन ने अपनी बोली लगा दी। असल में वह प्रार्थना कर रहा था कि ज़िया बाईची उससे पहले बोली लगाए। अगर वह उसके खिलाफ बोली लगाता तो इसे उसे उकसाने की कोशिश के रूप में देखा जाता। इस तरह की स्थिति में उसे सबसे कम कीमत पर इसे प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना थी। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि आसमान सुनने के मूड में नहीं था। एक औषधि शिष्य होने के बावजूद ज़िया बाईची को तारा समलन घास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिससे लॉन चेन मन ही मन को उसने लगा। छोटी बेवकूफ बहन, क्या तुम बाहर आकर हालात का जायजा लेना चाहती हो? जैसे ही उसने यह बात कही, उसने ज़िया बाईची के निजी कमरे में कुछ उदासीन संदेश भी भेज दिए। भीड़ शांत थी। क्या लॉन चेन इसका इस्तेमाल ज़िया बाईची को डराने के बहाने के रूप में करने की कोशिश कर रहा था? बाईची, उसकी बातों में मत आओ। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है। ज़ाई चानफेंग ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि वह गुस्सा होकर एक बार फिर बेवजह पैसे बर्बाद कर देगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं ऐसी घटिया चाल में नहीं फंसूंगी, शिया बाईची ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वह लॉन चेन के प्रति घृणा से भरी हुई थी। उसका जवाब सुनकर लॉन चेन मन ही मन खुश हो गया। बेशक उसने बाहर यह जताने की हिम्मत नहीं की। एक अजीब से लहजे में उसने कहा, छोटी बेवकूफ बहन, क्या तुम्हें पैसे खत्म होने पर शर्म आ रही है? तुम चिंता मत करो, इस महिला के पास तुम्हें जिंदा दफनाने के लिए काफी पैसा है। शिया बाईची ने गुस्से से जवाब दिया। वह सचमुच अपने निजी कमरे से बाहर भागी और सीधे लॉन चेन के निजी कमरे की ओर गालियां बकने लगी। एक भव्यशाही राजकुमारी ने सार्वजनिक रूप से अपना अशिष्ट और असभ्य पक्ष प्रदर्शित कर दिया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थी और उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। शिया चानफेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से में बड़बड़ा रहे शिया बाईची को जल्दी से खींचकर निजी कमरे में ले गया। इस बार शिया बाईची ने सचमुच दादा शिया की इज्जत लूट ली थी। माहौल थोड़ा अजीब और तनावपूर्ण हो जाने पर याओ निकियान ने जल्दी से कहा, युवा स्वामी लॉन चेन की बोली 20 लाख है। क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगा सकता है? 2 मिलियन लोग एक बार जा रहे हैं। 2 मिलियन लोग 2 बार जा रहे हैं। याओ निकियान को उल्टी गिनती शुरू करते देख लॉन चेन को आखिरकार राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि उसने उस बेवकूफ बाईची को फिर से चकमा दे दिया है। 2 मिलियन लोग जा रहे हैं। 3 मिलियन। एक दूसरे निजी कमरे से एक शांत और सौम्य आवाज सुनाई दी। लॉन चेन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उस निजी कमरे की ओर मुड़कर देखा। अगर उसे ठीक से याद है तो वह माकुसियान का निजी कमरा था। वह न तो औषधि उत्पादक था और न ही व्यापारी। उसे तारा समलन घास का वास्तविक मूल्य पता होना ही असंभव था। और लॉन चेन की 2 मिलियन की बोली पहले से ही काफी ऊंची कीमत मानी जा रही थी। हालांकि स्टार फ्यूजन ग्रास दुर्लभ थी, लेकिन पर्याप्त समय मिलने पर इसे इकट्ठा किया जा सकता था। अगर लॉन चेन को इसकी सख्त जरूरत न होती तो वह इतनी कीमत भी न लगाता। लेकिन अब माकुसियान ने कीमत 50% बढ़ा दी थी। हालांकि नीलामी में कुछ भी सस्ता नहीं मिल सकता था, फिर भी ये कीमत बहुत अधिक थी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि माकुसियान के लिए स्टार फ्यूजन ग्रास का कोई उपयोग नहीं था। लॉन चेन की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। यह माकुसियान उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था जितना उसने सोचा था। उसने उसे कम आंका था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के नाते वह वास्तव में अपने पिता के साथ नाम जोड़ने के योग्य था। उसने आसानी से उसकी चाल को भांप लिया था। 3 मिलियन 10,000। लॉन चेन ने बेपरवाही से ये बोली लगाई। बोली लगाने वालों में केवल वह और माकुसियान ही थे। अगर उसने हार नहीं मानी तो उसके पास अंत तक लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ, मुझे सच में इस स्टार फ्यूजन ग्रास की जरूरत थी, लेकिन चूंकि आप इसे चाहते हैं तो मुझे जूनियर पीढ़ी के किसी व्यक्ति से इस पर बहस करने में बुरा लगेगा। आप इसे रख लीजिए। माकुसियान की कोमल स्त्री जैसी आवाज सुनाई दी। लॉन चेन गुस्से से भर गया था। यह माकुसियान निश्चित रूप से एक निर्दयी बूढ़ा हत्यारा था। 4-10 लाख, 40 लाख। जैसा कि उम्मीद थी, माकुसियान के ऐसा कहते ही ज़िया बाईची जाग गया और उसने एक नई बोली लगाई। लॉन चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फैटी यू और बाकी लोगों के चेहरे पर भी अप्रिय भाव थे।
वे सब समझ गए थे कि मार्क्विस यंग ने उसके साथ कोई चाल चली है। ये कनिष्ठ व्यक्ति आपकी उदारता को स्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता। मेरे पिता एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो सीमा की रक्षा करते हुए साम्राज्य और उसके लोगों की सुरक्षा करते हैं। मेरे रक्त में मेरे पिता का ईमानदार खून है, इसलिए मैं वरिष्ठ मार्क्विस यंग की दया को स्वीकार नहीं कर सकता। लॉन चेन ने शुरू में ये बातें कहने का इरादा नहीं किया था, लेकिन मार्क्विस यंग द्वारा रची गई साजिश ने तुरंत ही उसकी घातक कमजोरी को उजागर कर दिया। लॉन चेन का गुस्सा फूट पड़ा, और अगर उसने कुछ नहीं कहा तो वह बहुत चिढ़ जाएगा। लॉन चेन के शब्दों ने शोरगुल मचाती भीड़ को एकदम शांत कर दिया। केवल लॉन चेन के शब्द ही गूंजते रहे। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के हर सदस्य को लगा कि लॉन चेन हद से ज्यादा दुस्साहस कर रहा है। वह खुलेआम मार्क्विस यंग के चेहरे पर थप्पड़ कैसे मार सकता है। मार्क्विस यंग साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे। महारानी और युवराज भी उनके प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करते थे। वास्तव में लॉन तियानक्सियाओ भी इतने असभ्य नहीं होते। हालांकि लॉन चेन के शब्दों में एक भी वास्तविक गाली या अपमान नहीं था, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति ये बता सकता था कि लॉन चेन अप्रत्यक्ष रूप से मार्क्विस यंग को कोस रहा था। हाँ, युवा लोग वाकई बहुत गुस्सैल होते हैं। आपको और अभ्यास करने की जरूरत है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा काबू नहीं रख सकते तो आप ठीक से बड़े नहीं हो पाएंगे। जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि उच्च और शक्तिशाली मार्क्विस यंग ने जरा भी क्रोध नहीं दिखाया और उदासीनता से हंस दिया। कई लोगों ने मन ही मन राहत की सांस ली। वह सचमुच साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के योग्य था। उस तरह का रुतबा तो कोई हासिल ही नहीं कर सकता था। 4 मिलियन। लॉन चेन, क्या तुम्हें पैसों की कमी पर शर्म आ रही है? हाँ, ज़िया बाईची की उपहास भरी हंसी बगल से सुनाई दी। शिया बाईची वास्तव में मूर्ख नहीं थी। मार्क्विस यंग के हल्के से इशारे पर ही उसे एहसास हो गया कि लॉन चेन वास्तव में इस स्टारफ्यूजन ग्रास को बहुत चाहता था। पहले भी इस तरह की हार झेलने के बाद शिया बाईची उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने का यह मौका कैसे छोड़ सकता था। लॉन चेन ने गहरी सांस ली। ये सचमुच उसकी चिंताओं के सच होने जैसा मामला था। ज़िया बाईची उससे बेहद नफरत करता था, इसलिए उसे स्टारफ्यूजन ग्रास को हासिल करने के लिए अपना सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार रहना होगा। 5 मिलियन। लॉन चेन ने उदासीनता से कहा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि लॉन चेन स्टारफ्यूजन ग्रास को एक अनिवार्य वस्तु मानता था, अन्यथा वह इतनी ऊंची बोली कभी नहीं लगाता। 1 करोड़। जिस बात ने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी वह ये थी कि ज़िया बाईची और भी अधिक क्रूर था और उसने तुरंत कीमत दोगुनी कर दी। लॉन चेन ने बस सिर हिलाया। उसके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था। मार्क्विस यंग को उसकी कमजोरी बताने के लिए किसने कहा था? उसे स्टारफ्यूजन ग्रास प्राप्त करना ही था। समय बहुत कम था और वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। और अगर लॉन चेन अभी हार मान लेता है तो उस मूर्ख महिला के स्वभाव को देखते हुए यह उसके लिए केवल एक अपमान ही होगा। 15 मिलियन। लॉन चेन चिल्लाया। 18 मिलियन। शिया बाईची ने तुरंत उसके पीछे बोली लगा दी। वह पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। उसे अब पैसे की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि अगर लॉन चेन इसे चाहता है तो वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं लेने देगी। 20 मिलियन। लॉन चेन कुछ देर रुका, लेकिन अंत में उसने ये बोली लगा ही दी। पूरी भीड़ चौंक गई। इतनी बड़ी रकम यूं ही तो नहीं बोली जा सकती। ये तो बहुत बड़ी रकम थी। कीमत बेतहाशा बढ़ चुकी थी, और भले ही यह सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए ही क्यों न हो, क्या ये फिर भी बहुत ज्यादा नहीं थी? अगर तुम दोबारा बोली लगाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि यह स्टारफ्यूजन ग्रास तुम्हारी ही होगी। लॉन चेन ने अपनी बोली लगाते ही उसका मन शांत हो गया। हुआयुन पवेलियन को अपनी दवाएं सौंपने के बाद उसने 20 मिलियन की ऋण सीमा प्राप्त कर ली थी। दूसरे शब्दों में उसने उनसे 20 मिलियन सोने के सिक्कों का ऋण प्राप्त किया था। इस प्रकार सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद वह शांत हो गया। अगर ज़िया बाईची ऐसा ही करती रही तो वह केवल स्टारफ्यूजन ग्रास को उसी के पास जाने दे सकता था। लेकिन उसने एक और फैसला भी कर लिया था। अगर ज़िया बाईची ने दोबारा बोली लगाने की हिम्मत की तो उसे इसके लिए उसे जान से मारने में कोई हिचक नहीं होगी। बाईची, इतना बदला काफी है। अब जब तुमने कीमत इतनी बढ़ा दी है तो तुम्हारा गुस्सा शांत होना ही काफी है। ज़िया चांगफेंग ने जल्दी से ज़िया बाईची को खींचा। उसे डर था कि कहीं वह बहुत उत्तेजित न हो जाए और सचमुच 20 मिलियन सोने के सिक्के किसी ऐसी चीज पर खर्च न कर दे जो उसके लिए बिल्कुल बेकार हो। ठीक है बाईची, जाने दो। इस बार लॉन चेन को करारी हार मिली है। तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो गया है। युवराज चू यांग ने भी उसे यही सलाह दी। शिया बाईची ने सिर हिलाया। उसे ये भी महसूस हुआ कि 10 गुना कीमत पर उसे यह चीज खरीदने के लिए मजबूर करने के बाद उसका गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया था। और सच तो यह था कि स्टारफ्यूजन ग्रास उसके किसी काम की नहीं थी। 20 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, इसलिए वह इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार भी नहीं थी। इस महिला को तुम जैसे किसान पर थोड़ी दया जरूर आएगी। ये बेकार औषधीय घास तुम्हारी है। लॉन चेन अंततः 20 मिलियन सोने के सिक्कों की भारी कीमत पर स्टारफ्यूजन ग्रास के 10 रेशे प्राप्त करने में सफल हो गया था। हालांकि उसे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसे थोड़ी राहत भी मिली। खजाने के लिए लोगों को मारना निश्चित रूप से ऐसा काम था जो वह तब तक नहीं करता जब तक कि वह हद से ज्यादा मजबूर न हो जाए। इसके बाद नीलामी का माहौल धीरे धीरे गर्मा गया और कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी। सिर्फ 2 आइटम पास होने के बाद लॉन चेन के निजी कमरे में एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आ गया। सभी निजी कमरों में एक गुप्त मार्ग था। निजी कमरे में ठहरे मेहमानों द्वारा कोई वस्तु जीतने के बाद कोई व्यक्ति वह वस्तु उन्हें देने आता था। भीड़ में मौजूद उन लोगों की तरह होने की कोई जरूरत नहीं थी जिन्हें खुद मंच के पीछे जाना पड़ता था या नीलामी समाप्त होने के बाद लेन देन को संभालना पड़ता था। अंदर आने वाला व्यक्ति वही था जिसने लॉन चेन को नीलामी में भाग लेने के लिए राजी किया था, फू गुई। उसके हाथ में 1 फुट लंबा बक्सा था जिसमें तारों की तरह चमकती हुई 10 स्टारफ्यूजन घास की डंठलें थी। युवा स्वामी लॉन चेन, ये लीजिए आपका सामान। फू गुई ने आदरपूर्वक लॉन चेन को संदूक सौंप दिया। सच कहे तो आज का दिन उनके जीवन का सबसे रोमांचक दिन था। हुआयुन पवेलियन के नियमों के अनुसार कुछ व्यावसायिक खर्चों को घटाने के बाद उन्हें लॉन चेन द्वारा खर्च की गई राशि का 1% प्राप्त होगा। लॉन चेन ने अभी जो पैसा खर्च किया था उससे उसे इतना पैसा मिल गया था कि वह अपने बाकी जीवन में कभी भी पैसे की चिंता किए बिना आराम से रह सकता था। लॉन चेन ने ध्यानपूर्वक उस पौधे की जांच की। स्टारफ्यूजन ग्रास के प्रत्येक डंठल पर 10 से अधिक तारेनुमा धब्बे थे। स्टारफ्यूजन ग्रास को जितने 100 साल तक संरक्षित रखा जाता उतने ही 100 साल में उस पर एक अतिरिक्त तारा बन जाता। इस प्रकार उसकी आयु एक नजर में ही स्पष्ट हो जाती थी।
हालांकि आज कुछ अप्रिय घटनाएं हुई और उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन कम से कम वह अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहा, इसलिए ये सब कुछ सार्थक था। अपने स्पेशियल रिंग के अंदर केस को रखने के बाद ही उसे राहत मिली। स्टार फ्यूजन पिल की सभी सामग्रियां आखिरकार एकत्र हो गई थी। अब वह इसे परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। युवा स्वामी लॉन चेन, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। स्टार फ्यूजन ग्रास इकट्ठा करने के बाद लॉन चेन के खड़े होते ही चतुर फुगुई तुरंत समझ गया कि वह अपने घर लौटने की योजना बना रहा है। क्या तुम चाहते हो कि मैं रुकूं? लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लॉन चेन हंसते हुए बोला। उसे दवाइयां बनाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी। चू याओ का मामला जितनी जल्दी हो सके सुलझाना बेहतर था। आप हमारे मेहमान हैं, और अभी जब मैं आ रहा था, मेरे बॉस ने बताया कि आपकी क्रेडिट लिमिट 30 मिलियन और बढ़ाई जा सकती है। इसलिए अगर आपको कुछ पसंद आए तो बेझिझक बोली लगाइए, फुगुई मुस्कुराते हुए बोले। उन्होंने लॉन चेन को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। अब लॉन चेन के पास 2 विशेष क्रिस्टल कार्ड थे, लेकिन दूसरे कार्ड पर मौजूद 20 मिलियन पूरी तरह से खर्च हो चुके थे। हुआयुन पवेलियन का एक विशेष नियम था। नीलामी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को क्रेडिट लिमिट के बदले अपने सोने के सिक्के हुआयुन पवेलियन को हस्तांतरित करने होते थे। लेकिन वे ऐसा सिर्फ एक बार ही कर सकते थे। नीलामी शुरू होने के बाद आप क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए पैसे का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। इसलिए ज्यादातर लोग शुरुआत में ही जितना हो सके उतना पैसा एक्सचेंज कर लेते थे ताकि अपनी खर्च करने की सीमा बढ़ा सकें। यदि आपने कुछ भी नहीं खरीदा या आपकी क्रेडिट सीमा अभी तक नहीं पहुंची थी, तो हुआयुन पवेलियन बिना किसी भी प्रतिशत को काटे आपका पैसा आपको वापस कर देगा। तो यहाँ मौजूद हर व्यक्ति के पास अपना क्रिस्टल कार्ड था, जिसमें उनके सारे पैसे दर्ज थे। नीलामी समाप्त होते ही हुआयुन पवेलियन तुरंत उन कार्डों को वापस ले लेता और उसमें से खर्च की गई राशि काट लेता। ये एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया थी। लॉन चेन जैसे जिन लोगों का सारा पैसा खत्म हो चुका था, उनके लिए नियम ये था कि वे अब और धन नहीं बढ़ा सकते थे। लेकिन जाहिर है, हुआयुन पवेलियन के उच्च अधिकारियों ने उनके लिए एक विशेष गुप्त रास्ता खोल दिया था। लॉन चेन अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल कार्ड को देखते हुए एक पल के लिए झिझका। असल में पैसे खत्म हो जाने के कारण वह वापस शोधन कार्य में लौटने की योजना बना रहा था। दूसरों को खर्च करते देखना और खुद के पास पैसे न होना भी एक तरह की पीड़ा थी। लेकिन अब जब उनके पास अधिक धन था, तो उन्हें वास्तव में उन वस्तुओं में दिलचस्पी थी जिनकी अभी तक नीलामी नहीं हुई थी। फुगुई, हमारा पहले से ही समझौता है कि अगर मैंने तुम्हें जो चीजें दी है वे नहीं बिकती तो तुम मुझसे तुरंत पैसे नहीं मांगोगे। उस स्थिति में मैं तुम्हें उधार दिए गए पैसे तुरंत वापस नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मेरे बॉस ने कहा है कि अगर वो गोलियां नीलाम नहीं हुई तो लोन को तुम्हारे लिए उपहार के रूप में माफ कर दिया जाएगा, फुगुई ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन चेन चौंक गया। तुम्हारा बॉस कौन है? हे, माफ कीजिए, लेकिन यह छोटा बच्चा ये बात नहीं बता सकता। कृपया मुझे परेशान न करें, फुगुई ने माफी मांगते हुए कहा। हालांकि वह थोड़ा असमंजस में था, फिर भी लॉन चेन ने वहीं रुकने का फैसला किया। उसे वास्तव में नीलामी की बात की वस्तुओं में दिलचस्पी थी। फुगुई के जाने के बाद नीलामी थोड़ी देर के लिए रुक गई और चाय परोसी जाने लगी। चाहे नीलामी करने वाले हो या मेहमान, इस तरह के तनावपूर्ण माहौल में वाकई बहुत ऊर्जा खर्च हो जाती थी। इतनी बड़ी नीलामी में स्वाभाविक रूप से मेहमानों को कुछ देर आराम देना पड़ता था, तभी उनमें बाद में होने वाली और भी जोरदार बोली लगाने की प्रक्रिया के लिए ऊर्जा बची रहती। अन्यथा अगर सभी थक जाते तो नीलामी का समापन फीका पड़ जाता। जाहिर है, हुआयुन पवेलियन ने इससे बचने के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली थी। 2 घंटे के विराम के बाद नीलामी फिर से शुरू हुई। समय की गणना करने पर पता चला कि नीलामी पहले ही पूरे 2 दिन चल चुकी थी। प्रतियोगिता इतनी तीव्र थी कि किसी को समय बीतने का एहसास ही नहीं हुआ। हर नई वस्तु पिछली वस्तु से कहीं अधिक कीमती थी और बोली लगाने वालों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही गई। स्वाभाविक रूप से कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई। ये बात विशेष रूप से याओ निकियान के प्रोत्साहनों के संदर्भ में सच थी। ऐसा लग रहा था मानो सबने कोई नशा कर लिया हो जिससे वे बेकाबू हो गए हों। भीड़ के जोश को देखकर लॉन चेन को प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। 2 दिनों की नीलामी के बाद याओ निकियान ने अधिकांश लोगों के स्वभाव को भांप लिया था और अब माहौल पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। शी फैंग, फेटी यू और बाकी सभी लोग दुनिया की भव्यता से रूबरू हो चुके थे। नीलामी के इन 2 दिनों के बाद भी उनमें से कोई भी जरा सा भी थका हुआ नहीं था। हालांकि उनमें से किसी के पास प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन जोशीले और आसमान छूती बोलियों को देखना अपने आप में ही बहुत उत्साहजनक था। अगली वस्तु है पहाड़ को चीरने वाली युद्ध कुल्हाड़ी। जैसे ही उसने ये कहा, एक युद्ध कुल्हाड़ी मंच के शीर्ष पर ले जाई गई। लेकिन उसे देखकर सब लोग दंग रह गए। जाहिर है, वे सभी जानते थे कि युद्ध कुल्हाड़ी कैसी दिखती है, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी युद्ध कुल्हाड़ी नहीं देखी थी। ये तो सचमुच बहुत बड़ी थी। उस दोधारी कुल्हाड़ी का सिर कम से कम 5 फीट लंबा था। वह एक बांह जितना मोटा था और उसका आकार इतना विशाल था कि वह बेहद भयावह था। पहाड़ चीरने वाली युद्ध कुल्हाड़ी, ये सुनहरी रेत से बनी है और इसकी कठोरता बेजोड़ है। इसका वजन 2 टन है और यह शक्ति और युद्ध कौशल का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह किसी देवता का हथियार था और इसे अपने घर में रखने से सभी आत्माएं या भूत प्रेत दूर भाग जाएंगे। शुरुआती कीमत 2 मिलियन है। दर्जनों रईसों ने तुरंत बोली लगाना शुरू कर दिया। 2 मिलियन 10,000, 2 मिलियन 50,000, 2 मिलियन 80,000। सच कहे तो युद्ध कुल्हाड़ी को किसी और चीज से ज्यादा एक सजावटी वस्तु ही माना जा सकता है। 2 टन वजनी इस कुल्हाड़ी को पकड़ना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। युद्ध में इसका इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। लेकिन याओ निकियान गलत नहीं थे। ऐसी प्रभावशाली युद्ध कुल्हाड़ी निश्चित रूप से आपकी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक होगी। विशेषकर कुलीन वर्ग ऐसी वस्तु में रुचि रखते थे। शी फैंग, मेरी बोली लगाने में मेरी मदद करो, लॉन चेन ने धीमी आवाज में कहा। शी फैंग चौंक गया। ये तो बस एक घरेलू सामान है, आप इसे किस लिए खरीद रहे हैं? चिंता मत करो, मुझे इसकी जरूरत है। बोली लगाने में मेरी मदद करो। अगर मैं खुद बोली लगाऊंगा तो वो बेवकूफ औरत आकर मुसीबत खड़ी कर देगी, लॉन चेन ने कहा। जैसे ही उसने उस पर्वत को चीरने वाली कुल्हाड़ी को देखा, उसके मन में एक विशालकाय शख्सियत का ख्याल आया, वाइल्ड का। वाइल्ड की शारीरिक शक्ति को देखते हुए वह युद्ध कुल्हाड़ी का सही इस्तेमाल कर सकता था। उस कुल्हाड़ी का वजन अन्य हथियारों में मिलना बेहद मुश्किल था और वह बेजोड़ रूप से मजबूत भी थी। वाइल्ड के लिए उसका इस्तेमाल करना लगभग एकदम सही था। 2 मिलियन 910,000, 3 मिलियन 50,000। आखिरी बोली शी फैंग की थी। जब दूसरों ने शी फैंग को इतनी ऊंची बोली लगाते सुना तो सबने अपना सिर हिलाया।
भले ही इसमें दबदबा दिखाने की क्षमता हो, लेकिन यह महज एक सजावटी वस्तु थी। 3 मिलियन की कीमत पहले से ही बहुत अधिक थी। 3,50,000 की कीमत के सामने तो कोई और बोली लगाने को तैयार ही नहीं था। श्रेया बाइची लॉन चेन के खिलाफ अपनी बोली लगाने के लिए तैयार ही थी कि तभी उसे लॉन चेन के निजी कमरे से एक आवाज सुनाई दी। लेकिन जब उसे पता चला कि यह आवाज लॉन चेन की नहीं है, तो वह हिचकिचाई और उसने बोली नहीं लगाई। नीलामी का अंतिम चरण शुरू हो चुका था। नीलाम होने वाली वस्तुएं लगातार बेहतर होती जा रही थी, और अगर वह अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर लेती, तो वह केवल यह देखती रह जाती कि कैसे वे अच्छी वस्तुएं दूसरों द्वारा ले जाई जा रही हैं। हालांकि उसे शक था कि यह वास्तव में लॉन चेन ही है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थी, और कुछ देर सोचने के बाद उसने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। जब लॉन चेन ने देखा कि माउंटेन स्प्लिटिंग बैटल एक्स इतनी आसानी से मिल गई है, तो उसने खुशी मनाई। दुर्भाग्य से ये एक ऐसी वस्तु थी जिसे वे अपने निजी कमरे में नहीं ला सकते थे, इसलिए लॉन चेन को इसे खुद जाकर लाना पड़ा। लॉन चेन गुप्त मार्ग से होते हुए मंच के नीचे गया। वहां एक दर्जन लोग पहरा दे रहे थे। उन्हें देखकर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दरअसल वे सभी लोग रक्त संघनन विशेषज्ञ थे। एक नीलामी में ही इतने सारे विशेषज्ञ मौजूद थे, तो फिर हुआयुन पवेलियन की असली ताकत क्या थी? लॉन चेन पर्वत को चीरने वाली कुल्हाड़ी के सामने पहुंचा। अपने से भी बड़ी उस विशाल कुल्हाड़ी को देखकर वह सचमुच दंग रह गया। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से हैंडल को रगड़ा। उसने गौर किया कि वह उस हैंडल को पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रहा था, जो एक बांह जितना मोटा था। ऊपर लॉन चेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कुल्हाड़ी को उठाने की कोशिश की। वह थोड़ी हिली और धीरे धीरे हवा में उठी, लेकिन सिर्फ 3 इंच ऊपर उठने के बाद ही धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जिस शेल्फ पर यह रखा था, वह तुरंत चकनाचूर हो गया। जमीन पर गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ। किसने सोचा होगा कि युवा स्वामी लॉन चेन के पास इतनी दिव्य शक्ति होगी? ये सचमुच प्रशंसनीय है। वे सभी गार्ड लॉन चेन पर नजर रख रहे थे। शुरू में तो वे उसे कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज पर इतना पैसा खर्च किया था जो केवल सजावटी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सचमुच एक हाथ से कुल्हाड़ी उठा पा रहे हैं, तो उनका सारा तिरस्कार गायब हो गया। और भले ही अंत में वह उसे गिराने में कामयाब हो गया, फिर भी यह बेहद चौंकाने वाला था। वे सभी इस बात से भली भांति परिचित थे कि वह कितना भारी था। उसे इस तरह उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन लॉन चेन ने इसे सिर्फ एक हाथ से थोड़ा सा उठाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। साथ ही उसने इसे हैंडल से पकड़ रखा था। वहां से इसे उठाने के लिए जिस तरह की ताकत की जरूरत होती, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इसीलिए उन सभी ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए अपने मुंह खोल दिए थे। लॉन चेन ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये चीज वास्तव में सिर्फ एक दिखावटी आभूषण है। किसने कहा कि यह भारी नहीं है? यह इतना भारी है, भला इसे कौन उठा पाएगा? उनमें से एक ने सिर हिलाया। उस विशाल कुल्हाड़ी के भारीपन की पुष्टि करने के बाद लॉन चेन ने और कुछ भी दिखावा नहीं किया। उसने सीधे उसे अपने स्थानिक वलय में समाहित कर लिया। अपने निजी कमरे में लौटते ही लॉन चेन के उदासीन चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। वह कुल्हाड़ी निश्चित रूप से वाइल्ड के काम आ सकती थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाता, तो शायद वह भी ऐसा कर पाता। लेकिन इससे उसकी बहुत सारी शक्ति खर्च हो जाती। सौभाग्य से वाइल्ड ऐसा नहीं था। उसका शरीर लॉन चेन द्वारा देखे गए सबसे असामान्य शरीरों में से एक था, और शारीरिक शक्ति ही उसकी मुख्य ताकत थी। इस युद्ध कुल्हाड़ी के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह होगी। समय बीतने के साथ साथ बाद की वस्तुएं और भी दुर्लभ और कीमती होती गई। आकाश और पृथ्वी के प्राकृतिक खजाने, खेती की तकनीकें और औषधीय गोलियां, सब कुछ उपलब्ध था। कीमतें और भी भयावह हो गईं। अब व्यवहारिक रूप से कोई भी वस्तु 5 मिलियन सोने के सिक्कों से कम में नहीं बिकती थी। सभी को हमारी अगली वस्तु को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। याओ निकियान के चेहरे पर एक असाधारण आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और दिखाया कि उसके हाथ में क्या है। उसके हाथ में एक पतली सी किताब थी। जैसे ही वह किताब दिखाई दी, पूरी भीड़ एक पल के लिए शांत हो गई, फिर अचानक चौंककर चीखने लगी। वहां मौजूद अधिकांश लोगों को पता था कि हर 3 साल में हुआयुन पवेलियन अपनी अंतिम नीलामी वस्तु के रूप में हमेशा एक युद्ध कौशल पेश करता है। समय की गणना करें तो ये ठीक तीसरा वर्ष था। अगर यह सिर्फ एक साधारण युद्ध कौशल होता, तो इतनी हैरानी भरी चीखें सुनाई नहीं देती। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध कौशल नहीं था। ये पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल था। पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। वे केवल उन संप्रदायों के हाथों में ही पाए जा सकते थे जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग थलग थे। 1 ऐसी अफवाह थी कि फीनिक्स क्राई साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल का एक छोटा सा हिस्सा था, और इसे केवल शाही शिष्य ही सीख सकते थे। इसलिए अधिकांश लोगों के लिए पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कलाएं ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में उन्होंने केवल कहानियों में ही सुना था। अब जब वे स्वयं इसे देख सकते थे, भले ही वे जानते थे कि ऐसी कला उन्हें प्राप्त नहीं होगी, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों को बेतहाशा उछाल दिया। पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कौशल 3 शैलियों वाली विदाई हवा। शुरुआती बोली 20 मिलियन। अर्थ क्लास बैटल स्किल के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। केवल अर्थ क्लास का परिचय ही काफी था। 30 मिलियन। शिया चानफेंग ने अपने निजी कमरे से बोली लगाई। स्वर्ण कवच के बाद ये पहली बार था जब शिया चानफेंग ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने तुरंत कीमत में 10 मिलियन की बढ़ोतरी कर दी। इस तरह से पैसे खर्च करने का उनका तरीका वाकई चौंकाने वाला था। हालांकि लॉन चेन उस युद्ध कौशल से आकर्षित था, लेकिन वह जानता था कि उसे प्राप्त करना उसके लिए असंभव था। जिया चानफेंग की 30 मिलियन की बोली कुछ भी नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। 50 मिलियन। एक अन्य निजी कमरे से एक बुजुर्ग की आवाज आई। उस कमरे में मौजूद मेहमान ने कभी भी भीड़ के सामने अपनी पहचान जाहिर नहीं की थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि अंदर कौन है। लॉन चेन को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति शायद खास तौर पर उस युद्ध कौशल के लिए ही यहाँ आया था। शायद अब नीलामी में भाग लेने वाले सभी छिपे हुए बाघों के लिए खुद को प्रकट करने और प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया था। 60 मिलियन। इस बार आवाज बेहद तीखी और सुनने में असहनीय थी, मानो धातु आपस में रगड़ रही हो। यह आवाज भीड़ के कोने में खड़े दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की थी। 80 मिलियन। इस बार यह मार्क्विसियन की कोमल स्त्री आवाज थी। अब भीड़ एकदम शांत थी। जिया चानफेंग, रहस्यमय बुजुर्ग, दाढ़ी वाले आदमी और मार्क्विसियन के अलावा किसी के पास इतनी ऊंची कीमत का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। 100 मिलियन। शिया चानफेंग ने गहरी सांस ली और ये कीमत चिल्लाकर बताई।
लॉन चेन ने प्रशंसा से आह भरी। हुआयुन पवेलियन के पास वाकई चौंकाने वाली संपत्ति थी। केवल एक हस्तलिखित पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कला की प्रतिलिपि भी 100 मिलियन से अधिक में बिक सकती थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वे इसकी अनगिनत प्रतियां बना सकते थे और अलग अलग जगहों पर बार बार इसकी नीलामी कर सकते थे। अंत में इसे हासिल करने वाले लोग इसे कहीं गहराई में छिपा देते थे ताकि कोई और इसे उनसे छीन न सके। हो सकता है कि वे इसके बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को मार भी डालते। इस वजह से लॉन चेन की दिलचस्पी हुआयुन पवेलियन के गुप्त समर्थन के स्रोत को जानने में बढ़ती चली गई। उस समर्थन का स्रोत चाहे जो भी हो, उसकी वजह से ही वे बिना किसी के लालच में हमला करने के डर के इतनी कीमती वस्तु को बाहर निकाल पाए। शिया चानफेन की 100 मिलियन की बोली भले ही चौंकाने वाली हो, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई की गई। 110 मिलियन। इस बार निजी कमरे में रहस्यमय बुजुर्ग मौजूद थे। चूंकि उन्होंने अब तक खुद को प्रकट करने से इनकार कर दिया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे इस युद्ध कौशल को प्राप्त करने की उम्मीद आसानी से नहीं छोड़ेंगे। 130 मिलियन। दाढ़ी वाला वह आदमी भी कमजोर दिखना नहीं चाहता था। नीलामी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवल 10 मिलियन के गुणकों में लगाई गई बोलियां ही मायने रखती थी। बाकी भीड़ एकदम शांत थी। कमरे में केवल खगोलीय बोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। 150 मिलियन, 160 मिलियन, 180 मिलियन। इतनी बड़ी संख्या ने सचमुच किसी व्यक्ति के मानसिक धैर्य की परीक्षा ले ली। हालांकि यह उनका पैसा नहीं था, लेकिन जब मोटे यू और अन्य लोगों ने ये बातें सुनी तो उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। शिया चानफेन के माथे से पसीना टपक रहा था। उसे एक गुप्त सूत्र से पता चला था कि इस बार की नीलामी में पृथ्वी श्रेणी का युद्ध कौशल शामिल होगा। इस प्रकार उसने अपनी ऋण सीमा बढ़ाने के लिए अपने पास मौजूद सारा पैसा लगा दिया था। लेकिन कुल मिलाकर उसके पास केवल 200 मिलियन ही थे। चूंकि कीमत पहले ही 180 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि उसके 200 मिलियन पर्याप्त नहीं होंगे। बाईची, तुम्हारे पास अभी कितना क्रेडिट बचा है? उसने शिया बाईची से पूछा। अपने क्रिस्टल कार्ड को देखते हुए उसने जवाब दिया, मेरे पास अभी भी 360 मिलियन है। शिया चानफेन बहुत खुश हुई। प्यारी बहन, तुम्हारे भाई का पैसा जल्द ही कम पड़ जाएगा। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं ग्रैंड शिया वापस पहुंचकर लौटा दूंगी। शिया बाईची ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं इसे आपको उधार दे सकता हूँ, लेकिन आपको कुछ ही समय के भीतर लॉन चेन का सिर मुझे सौंपना होगा। शिया चानफेन को तुरंत असहजता महसूस हुई। चुयान वहीं मौजूद थी। युवराज के सामने हत्या की बात करना सरासर अनुचित था। बाईची, हम वापस आने पर इस बारे में बात करेंगे। नहीं, अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं दूंगी। शिया बाईची ने ठंडे लहजे में कहा। उसने अपने बड़े भाई को कोई सम्मान नहीं दिया। चुयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये लॉन चेन नापसंद करने लायक है, और वैसे भी तुम जल्द ही मेरी छोटी बहन के पति बनने वाले हो, इसलिए मैं अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। चुयान की ऐसी बात सुनकर जिया चानफेन काफी सहज हो गया और उसने चुयान के सामने मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जीजाजी। ठीक है बाईची, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे अपना क्रिस्टल कार्ड दो। तभी उसने उसे अपना क्रिस्टल कार्ड दिया। जिया बाईची ने अपने क्रिस्टल कार्ड पर एक रेखा खींची और उसकी क्रेडिट लिमिट उसके कार्ड में ट्रांसफर हो गई। अब उसके पास 500 मिलियन से अधिक की क्रेडिट लिमिट थी। 300 मिलियन। ये देखकर कि कीमत लगातार बढ़ रही थी, जिया चानफेन ने ये प्रदर्शित करने के लिए सीधे कीमत में भारी वृद्धि की कि यह उसके लिए एक आवश्यक वस्तु है और उम्मीद है कि इससे उसके प्रतिस्पर्धी डरकर दूर भाग जाएंगे। उस ऊंची कीमत के बाद बाकी लोग कुछ चुप हो गए। हालांकि अर्थ क्लास बैटल स्किल बेहद दुर्लभ थी, फिर भी उसे पैसे से खरीदा जा सकता था। इसके अलावा एक की कीमत 300 मिलियन से काफी कम थी। आखिरकार बिकने वाले अधिकांश अर्थ क्लास बैटल स्किल सभी सेकंड हैंड प्रतियां थीं। हुआयुन पवेलियन द्वारा नीलाम की गई ये पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कौशल इस क्षेत्र में मौजूद नहीं थी, इसीलिए इसकी कीमत इतनी अधिक थी। लेकिन 300 मिलियन की कीमत वाकई डरावनी थी। आखिर अगर आपके पास पर्याप्त सोना होता तो आप कहीं दूर यात्रा कर सकते थे और फिर आप पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल को बहुत कम कीमत पर खरीद सकते थे। अब रहस्यमय बुजुर्ग, दाढ़ी वाला आदमी और मार्क्विस यंग सभी हिचकिचा रहे थे। राजकुमार शिया चानफेंग 300 मिलियन की बोली लगाते हैं, क्या कोई इससे भी ऊंची बोली लगा सकता है? 300 मिलियन एक बार में, 300 मिलियन दो बार में। याओ निकियान की आवाज थोड़ी उत्साहित थी और उसने समय गिनना शुरू कर दिया। इस नीलामी से हुआ मुनाफा उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था, विशेष रूप से इस अर्थ क्लास बैटल स्किल के मामले में। 300 मिलियन की बोली उनके लिए बेहद रोमांचक थी। इस बैटल स्किल की अधिकतम कीमत 300 मिलियन होनी चाहिए, इसलिए उसने उल्टी गिनती शुरू करने का फैसला किया। 400 मिलियन। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक सुस्त आवाज सुनाई देगी। वह आवाज बेहद युवा थी। ये लॉन चेन की आवाज थी। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई और यहाँ तक कि याओ निकियान भी चौंक गई। उसने अभी कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि तभी उसके कान में लगी छोटी सी बाली थोड़ी सी हिल गई। वह तुरंत संभल गई और मुस्कुराई। वो कमीना, जिया चानफेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। जैसे ही वह पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कला प्राप्त करने वाला था, लॉन चेन ने अचानक हस्तक्षेप कर दिया। लॉन चेन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसे कमीने के पास इतना पैसा हो सकता है। तुम तो बस मुसीबत मोल ले रहे हो, जिया चानफेंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बेवकूफ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो क्या मैं बोली लगाता? यह मत भूलो, ये गुरु एक दवा बनाने वाला शिष्य है, लॉन चेन ने जवाब दिया। वास्तव में लॉन चेन लगातार अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके अपने आसपास के वातावरण पर नजर रख रहा था। उनके दोनों निजी कमरे एक दूसरे से मात्र कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर थे। हालांकि उनकी बातें सुनना संभव नहीं था, लेकिन उनके होठों को देखकर वह अंदाजा लगा सकता था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। शिया चानफेंग को इस पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल को एक आवश्यक वस्तु मानते हुए देखकर उसने एक ऊंची बोली लगाने का फैसला किया। बाहर से तो वह सहज दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद घबराया हुआ था। अगर उसने जिया चानफेंग को डराकर भगा दिया तो आखिर में बिल का भुगतान उसे ही करना पड़ेगा। 400 मिलियन की रकम एक साधारण औषधि प्रशिक्षु के लिए जीवन भर औषधि बनाने में मेहनत करने पर भी चुकाना असंभव होता। लेकिन जिया बाईची द्वारा हस्तक्षेप करके उसे 20 मिलियन वसूल कर तारा समलन घास प्राप्त करवाने की घटना को याद करके बिना बदला लिए इसे जाने देना उसके लिए बेहद निराशाजनक होता। 500 मिलियन, अगर हिम्मत है तो फिर से बोली लगाओ। जिया चानफेंग गुस्से से दहाड़ा। वह गुस्से से पागल होने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉन चेन ने इतना पैसा कैसे जुटाया।
लेकिन हुआयून पवेलियन के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने क्रिस्टल कार्ड की सीमा से अधिक बोली लगाता है तो उसे उपद्रवी माना जाएगा और नीलामी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये देखकर कि लॉन चेन द्वारा बोली लगाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसका एकमात्र निष्कर्ष यही था कि लॉन चेन के पास वास्तव में उतना पैसा था। शिया चानफेंग की क्रोध भरी दहाड़ कमरे में किसी जानवर की चीख की तरह गूंज उठी, जिससे लोगों के कान के पर्दे कांप गए। इतना उत्साहित मत हो, मेरे कार्ड में बस थोड़े ही पैसे बचे थे। अगर तुमने 10,000 और जोड़ दिए होते तो तुम जीत जाते। मैं शायद ही कभी किसी की तारीफ करता हूँ, लेकिन राजकुमार जिया चानफेंग की मैं वाकई तारीफ करता हूँ। 1 करोड़ को सिर्फ 10,000 में इस्तेमाल करना वाकई कमाल है। लॉन चेन की आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी, लेकिन जिया चानफेंग के कानों में ये सबसे दुर्भावनापूर्ण ताने में बदल गई। आप तीव्र क्रोध के कारण जिया चानफेंग ने अचानक मुंह भरकर खून उगल दिया। उसके निजी कमरे से चौंकने की चीखें सुनाई दी। अब भीड़ के चेहरे के भाव कुछ अजीब से थे। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि लॉन चेन सच बोल रहा था या उसने जानबूझकर जिया चानफेंग को उकसाया था। चूंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, बधाई हो राजकुमार शिया चानफेंग, पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कला अब आपकी है। याओ निकियान ने उल्टी गिनती शुरू करने की बजाय सीधे आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि शिया चानफेंग जितना मूर्ख कोई नहीं होगा। ये देखकर कि पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कला की नीलामी हो चुकी है, सभी लोग उठकर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन ठीक उसी क्षण याओ निकियान की मनमोहक हंसी गूंज उठी। पहले नीलामी का समापन अर्थ क्लास बैटल स्किल के साथ होता था, लेकिन इस साल हमारे पास अंत के लिए एक और भी असामान्य वस्तु है। सभी लोग चौंक गए। पृथ्वी श्रेणी की युद्ध कौशल से अधिक कीमती और क्या हो सकता है। वे सब जल्दी से वापस बैठ गए और मंच को ध्यान से देखने लगे। लॉन चेन मुस्कुराया, हाँ, एक बढ़िया शो शुरू होने वाला था। 1 जैसा कि पहले बताया गया है, युद्ध कौशल नश्वर, पृथ्वी और स्वर्ग में विभाजित है, और पाठकों को धर्मनिरपेक्ष दुनिया को साधना जगत के विपरीत समझना चाहिए। तकनीकी रूप से ये स्थान धर्मनिरपेक्ष दुनिया है, क्योंकि यहाँ कोई साधना संप्रदाय नहीं है। याओ निकियान ने हथौड़े से जोरदार प्रहार किया। उनके पीछे लगा लाल पर्दा धीरे धीरे खुला और सामने एक जैद पत्थर का चबूतरा दिखाई दिया। वह जैद का चबूतरा चमक रहा था। दरअसल वह पूरी तरह से अत्यंत दुर्लभ लेंटियन जैद से बना था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में लेंटियन जैद अत्यंत दुर्लभ था। केवल अत्यंत उच्च दर्जे के लोग ही अपनी शान शौकत प्रदर्शित करने के लिए लेंटियन जैद को आभूषण के रूप में पहन सकते थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म उसी से बना हुआ है। अकेले उस प्लेटफॉर्म की ही कीमत लाखों में होगी। उस उत्तम सफेद जैद की मेज के ऊपर एक सोने की कढ़ाई वाला डिब्बा रखा था, जिसने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लॉन चेन उनके भव्य तरीकों को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। हुआयून पवेलियन ने एक वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए लाखों की कीमत वाली मेज का इस्तेमाल किया। अगर उसे पहले से इसके बारे में पता न होता तो वह भी बेहद उत्सुक होता। इसमें कोई हैरानी नहीं कि फुगुई ने उस समय लॉन चेन को ये बताते हुए इतना आत्मविश्वास दिखाया था कि पवेलियन अंतिम कीमत पर 50% कमीशन लेगा। ऐसा लगता है कि वे वाकई इतनी रकम मांगने का आत्मविश्वास रखते थे। उन्होंने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर कोई उस सुनहरे मामले पर पूरी तरह से केंद्रित था। याओ निकियान मुस्कुराए और धीरे से उनकी आंखों के सामने रखे डिब्बे को खोला और उसमें से एक छोटी सी वस्तु निकाली। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यह पहले वाले केस के अंदर एक और छोटा सा केस है, तो वे लगभग खून की उल्टी करने लगे। क्या इस उत्सुकता का कोई मतलब था? उसने बड़ी सावधानी से वह छोटा सा डिब्बा बाहर निकाला। एक नौकरानी जल्दी से आगे आई और उसे एक बर्फ जैसा सफेद दस्ताना दिया। याओ निकियान ने दस्ताने पहनकर सावधानी पूर्वक छोटा डिब्बा खोला। उनकी सावधानी देखकर सब लोग दंग रह गए और इतनी खामोशी छा गई कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही छोटा सा डिब्बा खोला गया, उसमें से हवा की एक हल्की सी आह निकली। मामला खुलने के बाद पूरे हॉल की दीवारों पर प्रोजेक्शन दिखाई देने लगे। सभी दीवारें याओ निकियान के हाथ के वास्तविक समय के प्रोजेक्शन में तब्दील हो गईं। उन दृश्यों के माध्यम से लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उस छोटे से डिब्बे के अंदर एक गोल औषधीय गोली थी। उस गोली के चारों ओर एक धुंधली प्राचीन आभा व्याप्त थी। जब लॉन चेन ने पहली बार ये देखा तो उसे लगा कि यह कोई गलती है, लेकिन अपनी दिव्य चेतना से उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है और प्रशंसा में लगभग हुआयून मंडप के सामने नतमस्तक हो गया। यह औषधीय गोली साहसी लोगों के एक छोटे समूह को भीषण खतरे से जूझते हुए एक प्राचीन गुफा में मिली थी। लेकिन उस गुफा में कई जाल बिछे थे और सिर्फ इस औषधीय गोली के लिए उनके 10 लोगों के समूह का लगभग सफाया हो गया था। उनमें से केवल 2 ही बच पाए। बचे हुए 2 लोगों में से एक की कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। ऐसी दुखद कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है और हर साहसी व्यक्ति सम्मान के योग्य है। उन्होंने उस बेहद अनजान इलाके की खोज में अपनी जान जोखिम में डाली। वे सच्चे योद्धा हैं। याओ निकियान की आवाज कुछ दबी हुई थी। उनकी आंखें आंसुओं से लाल थीं। लॉन चेन चाय पी रहा था जब उसने ये देखा। वह सदमे से चाय थूकने ही वाला था। क्या उसका ये काम कुछ ज्यादा ही नहीं था? ये तो वही दवा की गोली थी जो उसने उन्हें दी थी। बेशक लॉन चेन ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि वे इस गोली के असली स्रोत का खुलासा न करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह इसे नहीं बेचेगा। और अब ऐसा लग रहा था कि हुआयून पवेलियन ने सचमुच अपना वादा निभाया था। उन्होंने वाकई ऐसी कहानी गढ़ी थी और औषधि की बाहरी परत में कुछ बदलाव किए थे। अब औषधि अत्यंत प्राचीन प्रतीत हो रही थी और उनकी तकनीक इतनी निपुण थी कि लॉन चेन भी इसे नकली नहीं बता पा रहा था। हुआयून पवेलियन में वाकई कई विशेषज्ञ थे। ये कौन सी दवा है? वहां मौजूद सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ साहसी लोगों की मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस इस दवा की कीमत और इसके प्रभाव के बारे में जानना चाहते थे। याओ निकियान ने अपनी आंखें पोंछी। पता नहीं वो सचमुच रो रही थी या नहीं, लेकिन वो जल्दी ही सामान्य हो गई और बोली, ये औषधि प्राचीन काल की है। एक प्राचीन गोली। वहां मौजूद सभी लोग बेहद चौंक गए। वे प्राचीन गोलियां जरूरी नहीं कि प्राचीन काल में तैयार की गई औषधीय गोलियां हों, बल्कि सही मायने में वे प्राचीन काल से चली आ रही गोलियों के नुस्खों पर आधारित थीं। इस प्रकार की अधिकांश प्राचीन गोलियां पहले ही लुप्त हो चुकी थीं। हालांकि वे कीमियागरों के लिए बेहद आकर्षक थीं। यदि कोई रसायनज्ञ उस औषधीय गोली का उपयोग करके गोली के सूत्र का अनुमान लगा सके तो ये खोई हुई विरासत के लिए एक नई शुरुआत के बराबर होगा और उस रसायनज्ञ का नाम पूरे देश में गूंज उठेगा। यद्यपि यह एक प्राचीन गोली है, लेकिन इसकी आयु निश्चित रूप से 100 वर्ष से अधिक नहीं है। सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि 200 वर्ष से कम आयु की किसी भी दवा की गोली का प्रभाव और शक्ति कम नहीं होती।
इसलिए इस दवा की गोली का प्रभाव अभी भी 100% है, याओ निकियान ने आगे कहा। मिस याओ, हमें सस्पेंस में मत रखिए, हमें उस दवा की गोली का नाम बताइए और उसका असर भी बताइए। ये देखकर कि याओ निकियान अभी भी महत्वपूर्ण बात बताने से इनकार कर रही हैं, आखिरकार किसी का सब्र टूट गया। सभी को पर्याप्त रूप से आकर्षित देखकर याओ निकियान मुस्कुराया और बोला, यह औषधि हमारे विशेषज्ञ द्वारा परखी जा चुकी है। इसका नाम है मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली। अब जब आपने इसका नाम सुन लिया है तो मुझे यकीन है कि आप सभी इसके प्रभाव को समझ गए होंगे। इसके तुरंत बाद असंतोष की आहें सुनाई दी। क्या बस इतना सा प्रभाव? एक इलाज की गोली, क्या ये बहुत साधारण नहीं है? याओ निकियान ने उनकी उलझन पर ध्यान न देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि हर कोई मेरे हुआयुन पवेलियन की प्रतिष्ठा से वाकिफ है। हम स्वाभाविक रूप से खुद को हंसी का पात्र नहीं बनाएंगे। अगर यह मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली वाकई मूल्यवान नहीं होती तो हम इसे अंतिम और सबसे कीमती वस्तु के रूप में बाहर नहीं लाते। ये सुनकर भीड़ शांत हो गई। वह गलत नहीं थी, हुआयुन पवेलियन निश्चित रूप से अपने ही ब्रांड का अपमान नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब ये था कि उस औषधीय गोली का कोई विशेष उपयोग था? अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं रक्त संघनन विशेषज्ञ को मंच पर आमंत्रित करना चाहता ताकि वे इस औषधीय गोली के प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सके। याओ निकियान ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं जाऊंगा। याओ निकियान का आकर्षण निर्विवाद था। 30 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति तुरंत स्वेच्छा से आगे आया। सभी को ये बात कुछ अजीब लगी। हुआयुन पवेलियन की पिछली सभी नीलामियों में ऐसा लग रहा था कि शायद ये पहली बार था जब किसी को नीलामी मंच पर आमंत्रित किया गया था। वह आदमी मंच तक गया। याओ निकियान के इतने करीब होने और उसके खुले हुए सीने को देखकर वह उसे घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। याओ निकियान ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और इस बात की परवाह नहीं की। उसने शरारती अंदाज में पूछा, क्या गुरुजी को दर्द से डर लगता है? अरे मजाक मत करो, मैं झाओ यांग इतने सालों से इन इलाकों में घूम चुका हूँ, मुझसे ये पूछना अपमानजनक है। वह आदमी अब थोड़ा उदास हो गया था। अपने निजी कमरे में लॉन चेन उस पर हंसा। वन झाओ यान, उसका नाम वाकई उपयुक्त था क्योंकि उस पर एक त्रासदी आने वाली थी। ऐसी स्थिति में निकियान पहले से ही माफी मांग लेगा। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। याओ निकियान के हाथ में एक तलवार प्रकट हुई और उसने इतनी तेजी से वार किया कि उसे प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। सबके सामने खून के छींटे बिखर गए, सब लोग दंग रह गए। याओ निकियान ने झाओ यांग की कोहनी से बांह काट दी थी। उस आदमी को अपना बचाव करने का समय भी नहीं मिला। उसका एक हाथ कट चुका था और वह गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी गई और उसकी आवाज बंद हो गई। सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। याओ निकियान हमेशा इतनी कमजोर और नाजुक दिखती थी, फिर भी उसका हमला अभी असाधारण रूप से सहज था। वह निश्चित रूप से एक माहिर थी। सर पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें दर्द से डर नहीं लगता। लीजिए, इसे ले लीजिए। याओ निकियान ने उन्हें मांस हड्डी पुनर्स्थापन की गोली थमा दी। झाओ यान बुरी तरह डर गया था। उसने बिना सोचे समझे गोली निगल ली। क्या जैसे ही उसने उसे निगला, चौंकने वाली चीखें सुनाई दी। लगभग सभी लोग बेहतर ढंग से देखने के लिए खड़े हो गए। तभी झाओ यान को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। अपनी बांह को देखकर वह हैरान रह गया कि वह चमत्कारिक रूप से वापस उगाई है। एक अगरबत्ती के जलने में जितना समय लगता है उतने ही समय में उसका हाथ पूरी तरह से वापस उगाया था। अपनी उंगलियों को हिलाकर देखने पर वह हैरान रह गया कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक था और उसमें जरा भी अपरिचितता का एहसास नहीं था। वह पूरी तरह से सदमे में था। अगर खून से सना मंच और जमीन पर पड़ा उसका कटा हुआ हाथ न होता तो वह सोचता कि उसे मतिभ्रम हो रहा है। धिक्कार है, तुमने इतनी कीमती दवा की गोली ऐसे कैसे बर्बाद कर दी? एक बूढ़ा आदमी गुस्से से हौंकते हुए खड़ा हो गया। उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं और वह याओ निकियान को कोस रहा था। अन्य लोग भी उससे सहमत थे। वह औषधीय गोली मानो किसी दैवीय गोली के समान थी। उसका यूं ही गायब हो जाना सभी को क्रोधित कर गया। मिस याओ, क्या आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हैं? हमें स्पष्ट स्पष्टीकरण दीजिए। कुछ लोग अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। झाओ यांग तो बेमन से अपनी सीट पर लौट आया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। वह बीच बीच में अपना हाथ बार बार मल रहा था। याओ निकियान ने क्रोधित भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराई। ये परिणाम उसकी उम्मीद से भी बेहतर था। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा हुआयुन पवेलियन हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। हथौड़ा पटकते ही भीड़ में मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए। दरअसल यह उनके हथौड़ा पटकने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि एक नौकरानी कढ़ाईदार डिब्बा लेकर याओ निकियान के पीछे आ गई थी। कुल मिलाकर हमारे पास मांस और हड्डी को फिर से मजबूत करने वाली ऐसी 2 गोलियां थीं। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि इसका इतना चौंकाने वाला असर है कि अगर मैं आपको बताऊं भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। ये स्पष्टीकरण सुनकर भीड़ काफी हद तक शांत हो गई। ये सच था, अगर उन्होंने इसे स्वयं न देखा होता तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि इस दुनिया में ऐसी कोई चमत्कारी दवा मौजूद है। इसका असर अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी कई लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कई लोग तो झाओ यान के पास जाकर उसका हाथ देखने लगे, लेकिन वह हाथ साफ तौर पर नया था जो फिर से उगाया था। नकली होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। इसके अलावा हुआयुन पवेलियन की प्रतिष्ठा को देखते हुए यह मुमकिन ही नहीं था कि वे नकली दवाएं बेचेंगे। लेकिन वह गोली इतनी चौंकाने वाली थी कि लोगों को सावधान रहना ही पड़ा। लॉन चेन ने सिर हिलाया। इन धूर्त और बेईमान व्यापारियों ने सचमुच अपनी कला में महारत हासिल कर ली थी। याओ निकियान ने डिब्बा खोला, जिसमें पिछली गोली जैसी ही एक मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली निकली। मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली, दूसरे दर्जे की औषधीय गोली। मैं इसके असर के बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि यह औषधीय गोली सिर्फ रक्त संघनन स्तर और उससे नीचे के स्तर पर ही असरदार है। शुरुआत में हमारे पास 2 गोलियां थी, लेकिन अब सबके सामने इसका असर दिखाने के बाद यह आखिरी गोली बिल्कुल अनोखी है। शुरुआती बोली 100 मिलियन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक जबरदस्त हंगामा मच गया। वन चीनी भाषा में जिस चीज पर वह हंसता है वह है झाओ यांग, जो झाओ यांग की तरह लगता है, जिसका अर्थ है विपत्ति झेलना।